कि अगर एस्ट्रोलॉजर भविष्य प्रेडिक्ट करते हैं तो क्या वो भगवान है? नहीं, भगवान तो नहीं है। तो हम अपने बारे में चेंज नहीं कर सकते, बस प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि कल क्या होगा, परसों क्या होगा। है इम्पोर्टेंट होता है वास्तु देखना। वास्तु से पहले आता है एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी सबका बाप है। जितने भी एस्ट्रोलॉजर हैं उसमें से 99% अपने आप को कहते हैं कि मैं एस्ट्रोलॉजर लेकिन वो है नहीं। एस्ट्रोलॉजी के नाम पे अंधविश्वास है काफी ज्यादा। हाँ, अब कौन एलेक्सा बोलने से पैसा आ रहा है। मैं तो खूब कौन एलेक्सा बोल रहा हूँ, मेरे पास तो नहीं आ रहा। ये सब चीजें बोलने से पैसा नहीं आएगा, आपके हार्डवर्क से ही आएगा। अब ये शनि वाले लोगों की हेल्प करो, इसके कंपैरिजन में आप शनि मंदिर जाकर उनको तेल चढ़ा दो। तो मैं बताता हूँ, आजकल लोग एस्ट्रोलॉजर नहीं बन रहे। अच्छा, आजकल लोग उपायाचार्य बन रहे हैं। कुंडली क्या है, जिस दिन मेरा जन्म हुआ उस दिन का स्क्रीनशॉट है ब्रह्मांड का। बुक अगर पड़ी हुई है, ध्यान नहीं देते, बुक पे धूल जमी हुई है, तो इसका मतलब बुद्ध कमजोर होगा ऐसे व्यक्ति का। कुंडली से स्ट्रेंथ पता चलता है, फ्यूचर प्रेडिक्ट होता है। इतनी एक्यूरेसी तक होता है? एक्यूरेसी की बात करूं तो 100% तक होता है। क्या मतलब उसे बदला भी जा सकता है? बदला नहीं जा सकता। जब प्रेडिक्ट होता है 100% एक्यूरेसी तक, हाँ, तो बदला क्यों नहीं जा सकता? किस लिए मेरा जन्म हुआ है, बहुत लोग पूछते हैं मेरा जन्म क्या हुआ है। पर्पस ऑफ माय बर्थ। एस्ट्रोलॉजी क्या है? एस्ट्रोलॉजी एक सब्जेक्ट है। ठीक है। अगर आप नाम से भी जाते हो तो एस्ट्रो का मतलब हो गया स्टार्स, ठीक है, और लॉजी का मतलब हो गया लॉजिक। अब साढ़े साथी क्या कराता है? साढ़े साथी रियलिटी चेक करता है, या हर व्यक्ति अपनी तारीफ का मुंह है। माजा उठा के देख लो, माजा में दिखाते हैं रियल आम, देखो वो इंग्रेडिएंट में 5% 2% आम है। 14 तारीख का जन्म हुआ था मार्क जकरबर्ग का। अच्छा, ठीक है। तो मार्क जकरबर्ग कैलकुलेटिव आदमी है, बिजनेस माइंडेड है। उन्होंने तो अपने पार्टनर को भी धोखा दे दिया था। एस्ट्रोलॉजी आजकल काफी एक चर्चित विषय है, और अगर आप सोशल मीडिया पर हैं, आप इंस्टाग्राम चलाते हैं, तो आपकी शादी क्यों नहीं हो रही है, आपकी जॉब क्यों नहीं लग रही है, आपकी गर्लफ्रेंड से आपका ब्रेकअप हो गया है, आपको बिजनेस में सफलता प्राप्त नहीं हो रही है, ऐसे काफी सारे एड्स आपने पिछले कई दिनों में देखे होंगे, कई महीनों में, कई सालों में, पिछले काफी समय से ऐसे एड्स कभी ना कभी आपके सामने जरूर आए होंगे, और कोई उनका उपाय बताते भी दिख रहा होगा। नहीं दिख रहा होगा तो वो अपने किसी न किसी सोशल मीडिया या कोर्स की तरफ रीडायरेक्ट भी कर रहा होगा। इस सही वास्तविकता के दौर के बीच में कई ऐसे एड्स या कई ऐसे वीडियोस भी देखने को मिलते हैं जो सिर्फ और सिर्फ आपको फंसाने के लिए बनाए जाते हैं, सिर्फ आपको गुमराह करने के लिए बनाए जाते हैं। मगर वास्तविकता क्या है? एस्ट्रोलॉजी क्या है? एस्ट्रोलॉजी को हिंदी में ज्योतिष कहते हैं। वो वास्तविकता में क्या है और ये आपके लिए कैसे काम करता है, इन काफी सारे मुद्दों पर बात करेंगे आज पॉइंट ऑफ व्यू में। मेरे साथ हैं एस्ट्रोलॉजर वेदांश वल्लभ। उन्होंने हमें अपना समय दिया है, उनसे बातचीत काफी मुद्दों पर होगी और कोशिश रहेगी कि हम आप तक वास्तविकता में क्या ज्योतिष है वो पहुंचा पाए। बहुत बहुत स्वागत है आपका पॉइंट ऑफ व्यू में। सबसे पहले हमारी जो शुरुआत रहती है वो ये रहती है कि कहाँ आपका जन्म हुआ, कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं वृंदावन से आता हूँ, मेरा फैमिली वृंदावन से बिलोंग करता हूँ मैं। आपका जन्म ही वृंदावन का है? जन्म तो मेरा वैसे हाथरस में हुआ है, वृंदावन से 30 किलोमीटर दूर हाथरस जी, बट रहते हम वृंदावन। मैं पास का ही हूँ। मैं मथुरा से हूँ। अरे आपने पहले नहीं बताया, मुझे अभी पता लगा। तो वृंदावन, हाथरस, मथुरा ये सब आसपास ही है बिल्कुल। तो आप हाथरस में पैदा हुए, आपकी परवरिश वृंदावन में हुई। तो आपका स्कूलिंग वगैरह सब वहीं रहा? स्कूलिंग भी मेरा हाथरस ही हुआ। अच्छा। रिसेंटली 6-7 साल पहले ही हम वृंदावन शिफ्ट हुए। अच्छा, अभी आप वृंदावन में? तो उससे पहले आप हाथरस ही? उससे पहले हाथरस। कैसे थे? स्कूल के बारे में कुछ बताइए। पढ़ाई में कैसे थे? पढ़ाई में बिल्कुल वीक था। पढ़ाई में लास्ट मतलब 40 लोगों में से मेरी रैंक आती थी 34, 13, 5, इस तरीके की पढ़ाई में बहुत अच्छा नहीं था। मैं पीछे से टॉप करते थे वैसा ही कुछ रहता था। हाँ। तो स्कूल में स्पोर्ट्स वगैरह खेलते थे कुछ? स्पोर्ट्स वगैरह भी मैं नहीं खेलता था। नहीं था इंटरेस्ट? पढ़ाई में भी नहीं था? पढ़ाई में भी नहीं। शरारत वगैरह करते थे? शरारत भी नहीं। कैसे टाइम जाता था? मैं नेचर वाइज वैसे बहुत इंट्रोवर्ट था। अच्छा। शांत रहता था क्लास में। मेरे को लगता है कि स्कूलिंग मेरा नॉर्मल ही रहा है। 10th के बाद थोड़ा सा मेरे को अच्छे नंबर आते थे मेरे। 10th के बाद मैंने लिया था कॉमर्स। अच्छा। वहाँ पर मेरे को नंबर्स आते थे, 40 में से मेरी रैंक आती थी 4th। अच्छा। तो वहाँ पे थोड़ा सा मेरे को ग्रोथ मिली थी एजुकेशन, पढ़ाई वगैरह में, इन सब में।
10th के बाद? 10th के बाद। तो क्या मतलब एक सवाल जनरली सबके सामने आता है स्कूल में कि क्या बनना चाहते हो बड़े होके, क्या क्या जवाब रहता था आपका? वो भी क्लियर नहीं था, बिल्कुल भी? वो भी क्लियर नहीं था। अच्छा। बट मुझे 10th के बाद ही मेरे को ऐसे ही दोस्तों से या लोगों से पता चला कि MBA बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैंने सोचा था कि MBA ही करूँगा। कोई ऐसा फिक्स नहीं था, मुझे नहीं मालूम था जब भी, क्योंकि इंटरेस्ट कैसे पता चलता है हमें अपना, कि हमें मल्टीपल्स ऑफ चीज़ें पढ़नी पड़ती है, मल्टीपल चीज़ें एक्सप्लोर करनी पड़ती है, तब हमें इंटरेस्ट पता चलता है अपना। तो मैंने जब ग्रेजुएशन में था, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में। कहाँ से किया आपने ग्रेजुएशन? ग्रेजुएशन मैंने किया AMU से, AMU से? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से। क्या कोर्स किया आपने? मैंने लिया था BCom ऑनर्स। BCom ऑनर्स, हाँ। बढ़िया। कैसा रहा आपका AMU का एक्सपीरियंस? AMU का तो अच्छा एक्सपीरियंस था, कॉलेज का एक्सपीरियंस। तो कहते हैं वहाँ पे सबसे बड़ी लाइब्रेरी है। हाँ, AMU एशिया की नंबर 1 लाइब्रेरी है, मौलाना आज़ाद लाइब्रेरी। काफ़ी गए कभी आप, पढ़े वहाँ पे? हाँ, मैं तो बहुत अच्छा पढ़ा हूँ वहाँ पे। क्या है खास, क्या है उस लाइब्रेरी के बारे में? बुक्स काफ़ी सारी हैं वहाँ बहुत पर। ज़्यादा है। हाँ, मैं तो नॉर्मली वहाँ पर बैठकर जाकर रीडिंग किया है, स्टडी किया है। जब हमारा सेमेस्टर एग्जाम होते थे तो उसके लिए बस पढ़ा हूँ। एस्ट्रोलॉजी की बुक्स पढ़ते थे वहाँ पे? एस्ट्रोलॉजी की बुक्स थी वहाँ पर, बट मेरे को वहाँ पर जब इंटरेस्ट था नहीं था एस्ट्रोलॉजी। नहीं। मेरा बैकग्राउंड तो स्पिरिचुअली था। मेरे फादर भी भागवत कथा करते हैं। उससे पहले भी हमारे परबाबा हाथरस के एक राजा थे, तो वहाँ पर राजगुरु हुआ करते थे वो। तो स्पिरिचुअल बैकग्राउंड तो रहा है, बट मैं स्पिरिचुअल में बिल्कुल था नहीं। माहौल तो मैं वैसा मिला, और स्पिरिचुअलिटी में थोड़ा बहुत मुझे इंटरेस्ट था, थोड़ा बहुत पूजा कर लेता था, बट एस्ट्रोलॉजी में कभी मैं आया नहीं। तब तक बिल्कुल भी नहीं था? पता नहीं था मुझे। जैसे हाथरसी काका के लिए भी जाना जाता है, हाँ, है ना? उनकी पोइट्री के लिए भी जाना जाता है, बहुत फेमस रहे। मुझे भी रिसेंटली मतलब पता चला था जब अच्छा। हमारा एक टूर गया था, संसद भवन में हमारा टूर आया था। तो वहाँ पर हाथरस का फोटो लगा हुआ था। अच्छा। तो हमें बहुत प्राउड फील हुआ था, ये तो हाथरस से बिलोंग करते हैं। वो काफी बड़ी आइडेंटिटी वहाँ से आते हैं। उन्होंने पूरे इंडिया में, वर्ल्ड में उनका नाम था, काका हाथरसी। नाम चलता था उनका एक साथ। तो आप ग्रेजुएशन में कर रहे थे, उस समय तक कोई दिलचस्पी नहीं थी? हाँ, तो ग्रेजुएशन में कोई और कुछ था दिमाग में कि ये बनना है, ये करना है लाइफ में, कोई गोल? ग्रेजुएशन तक भी मेरा प्लान तो, मैंने देखो ट्राई तो सब कुछ किया है। मैंने गवर्नमेंट एग्जाम के लिए ट्राई किया हुआ है, मैंने CA भी ट्राई किया हुआ है, CPT भी ट्राई किया हुआ है, और MBA के लिए भी कैट का एग्जाम भी दिया हुआ है मैंने। अच्छा। लेकिन कहीं भी कुछ हाथ नहीं लगा, एजुकेशन में अच्छा था नहीं। बट मुझे एस्ट्रोलॉजी की अगर आप बात करो, तो एस्ट्रोलॉजी में मुझे ऐसा लगता था कि मुझे बहुत कुछ पहले से पता है, बहुत कुछ स्पीडली मैंने लर्न किया, स्पीडली। अच्छा। बहुत कुछ स्पीडली मुझे लर्न हो गया था। तो एस्ट्रोलॉजी की बात करेंगे। हाँ, वो तो हमारा मेन मुद्दा है, आएंगे वहाँ पे, चर्चा लंबी होगी वहाँ। तो जब आप कॉलेज में थे, तब तक घर वालों का या किसी का कोई प्रेशर रहता था कि ये बनना है, ये करना है, आगे चल के पढ़ लो थोड़ा? ऐसा कोई प्रेशर नहीं था। कोई नहीं? कभी उन्होंने नहीं कहा? ये ऐसा कुछ नहीं कहा कि उन्होंने कहा कि बढ़िया कर लो, टाइम वेस्ट मत करना। समझाते ही थे बस। फिर आगे ग्रेजुएशन के बाद क्या सोचा आपने? ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर में मेरे को इंटरेस्ट आ गया था एस्ट्रोलॉजी में। इसकी भी एक बहुत बड़ी स्टोरी है। क्या थी, बताइए। स्टोरी ये है कि मेरे एक फ्रेंड ने, मुझे पता नहीं था एस्ट्रोलॉजी का कोई कोर्स वगैरह होता है, मुझे लगता था कि ब्राह्मण लोग या पंडित लोग के पास पहले से ही रहता है, या फिर इनको आता रहता होगा, मुझे पता नहीं था। तो मेरा एक फ्रेंड ने एक होटल बनवाया था, 4-5-6 लाख रुपए लोन लिया था उसने, और होटल उसने तैयार किया था। उसके बाद रहने के लिए घर नहीं था। तो उसका बाई चांस जो POP होता है ना, तो POP 6 महीने बाद POP पूरा गिर गया था। तो उसके घर का? हाँ, घर का POP गिर गया था। तो सडन उसके फादर बाहर वॉशरूम गए थे, तो कोई किसी को चोट नहीं आई, बट उसने उस समय अपनी कुंडली लेकर सब जगह डोलता था कि मेरे को ये दिखाना, मेरे को दिखाना। तो एक बार अब जो स्टार्टिंग की बात है, तो थोड़ी सी अजीब भी बात है कि मेरे घर पे, मतलब पूरे एरिया में मेरे घर पे प्रिंटर था। तो वो प्रिंट कराने के लिए आया था कुंडली को। तो उसने प्रिंट कराई कुंडली। मैंने कहा यार क्या चक्कर में फंस रहा है। तो वो बोला कि मेरे कोई जानकार है, उन्होंने एस्ट्रोलॉजी सीखी हुई है, तो उनको दिखाऊंगा। तो उसी सडन हमारा मार्केट में जियो भी बहुत चल रहा था, मार्केट वाईफाई भी आया था। 2016-17 की बात कर रहे हैं? 2016-17 की बात कर रहा हूँ। उसी समय मेरे को इंटरेस्ट आया था। तो एस्ट्रोलॉजी में मैंने यूट्यूब पे सर्च किया कि हाउ टू लर्न एस्ट्रोलॉजी,
और फर्स्ट वीडियो जो आई थी मैंने उसको देखा, मैंने हाथ के हाथ नोट डाउन भी किया, बहुत कुछ सीखने को मिला, इंटरेस्ट भी आया। तो उन्होंने एक बात बोल दी थी, उनका नाम बताऊंगा मैं, उन्होंने एक बात बोल दी थी कि ये आपको मैं 3 महीने में एस्ट्रोलॉजर बना दूंगा। अच्छा। क्या जा रहा 3 महीने में एस्ट्रोलॉजी बन के। तो वहीं से जर्नी मेरी शुरू हुई और आज भी मेरे को 8-10 साल हो गए, तो वो भी चल रहा है प्रोसेस। एस्ट्रोलॉजी का प्रोसेस कभी खत्म नहीं होता, लर्निंग हमेशा रहेगी। लर्निंग तो मैं आज भी पढ़ता हूँ, आज भी 2-2 3-3 घंटे इसकी मैं स्टडी करता हूँ। जो अगर कह दे कि एस्ट्रोलॉजी मैं पूरा सीख चुका हूँ, मैं प्रोफेसर बन चुका हूँ, तो वो कहीं ना कहीं झूठ बोल रहा है क्योंकि एस्ट्रोलॉजी कभी खत्म नहीं होती, ठीक है। तो ये एक अलग बात है। तो यहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई, एस्ट्रोलॉजी को थोड़ा पढ़ा मैंने, सीखा, लर्न किया। और मेरा माहौल भी ऐसा था कि मेरे फैमिली मेम्बर के पास, पापा इसी लाइन में थे, पंडित और कथा की लाइन में, उनके पास लोग आते रहते थे दिखाने के लिए। तो पापा मेरे को दे देते, तू देख। तो अब स्टार्टिंग में तो हमारे तुक्के भी ठीक हो जाते थे मेरे, अब तुक्का कह लूँ या फिर मैं उसको कह दूँ हाँ प्रेडिक्शन सही हुई। तो मैंने अपने रिलेटिव्स वगैरह का देखता था, भाई का देखता था। तो शुरुआत में तो एक आध अच्छा सोच समझ के प्रेडिक्शन भी किया होगा, तो लोग यही कहते होंगे तुक्का मार दिया। हाँ, है ना? हाँ, लेकिन मैं देखकर बोलता था कि जो मेरे नोट्स बने हुए हैं मेरे, तो उसमें से देखकर जो प्लेसमेंट होरोस्कोप की होती है उसको देखकर बोलता था, तो वो ठीक निकलती थी। वो दोस्त की हेल्प करी कभी फिर आपने एस्ट्रोलॉजर बनने के बाद? या तो काफी अच्छा ग्रो किया उसने, वैसा वैसा खूब कमा लिया उसने, होटल चल गया उसका, साइड में और भी बिजनेस चल रहे हैं उसके, बढ़िया कर रहे हैं। हाँ वो अच्छा कर रहा है। लेकिन उसी की वजह से मेरे को लगता है कि मैं एंटर हुआ एस्ट्रोलॉजी फील्ड में और मेरे को परफेक्ट फिट लगता है। मैं कहीं भी पढ़ाई में अच्छा नहीं था, लेकिन एस्ट्रोलॉजी में मैं पता नहीं टचवुड मेरे को इंटरेस्ट आया, मजा भी आया पढ़ने में, बहुत इंटरेस्ट, बहुत एस्ट्रोलॉजी मेरे को, मैं ऐसी बात अगर कहूँ कि मेरे को बहुत लव है, प्यार है, पैशन है मेरा एस्ट्रोलॉजी। तो कितना आपको अब 10 साल हो गए ऑलमोस्ट? अगर आप देखो तो 8 साल हो गए मेरे को। 8 साल हो गए। 8 साल लगभग, मैं 8 साल से इस फील्ड में हूँ और 2019 से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। 19। हाँ। सो पहले हम यहाँ से ही शुरुआत कर लेते हैं कि एस्ट्रोलॉजी क्या है। मतलब हम आम भाषा में समझाते हैं लोगों को कि एस्ट्रोलॉजी, जिसे हिंदी में ज्योतिष कहते हैं, वो है क्या वास्तविकता में? वो सिंपल लैंग्वेज में आपको अगर बताऊं तो एस्ट्रोलॉजी एक सब्जेक्ट है, ठीक है। अगर आप नाम से भी जाते हो तो एस्ट्रो का मतलब हो गया स्टार्स, ठीक है, और लॉजी का मतलब हो गया लॉजिक, ठीक है। तो स्टार्स के ऊपर लॉजिक पर हम देखते हैं यहाँ पर, ठीक है। और हिंदी में अगर आप देखो तो ज्योतिष, ठीक है, इसको भी अगर आप तोड़ोगे तो ज्योति प्लस ईश, यानी ईश्वर की ज्योति, यानी जितने भी प्लैनेट्स हैं हम इनको ईश्वर मानते हैं। अगर आप एस्ट्रोलॉजी को और ग्रंथों में, शास्त्रों में पढ़ोगे तो सबको कहानियों के रूप में बताया गया है। अच्छा। सबकी कहानी बनाई गई है कि सन है तो ये ईश्वर है, तो इनके बारे में बहुत सारी कहानियां लिखी हुई है। राहु है ये ईश्वर है, सबको इस तरीके से हमें समझाया गया है, ठीक है। और एस्ट्रोलॉजी को और देखो तो एक सब्जेक्ट है जिसमें हमारा फिजिक्स, केमिस्ट्री और एस्ट्रोनॉमी ये सब आ जाता है, ठीक है, जिसके ऊपर हम स्टडी करते हैं। सन की जो प्रॉपर्टीज हैं जो साइंस में दी जाती हैं, वो सारी प्रॉपर्टीज इक्वल हमारी एस्ट्रोलॉजी में आती है, ठीक है। एक एक प्लेनेट के ऊपर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। आप देखो 9 प्लैनेट्स हैं यहाँ पर, सन, मून, मार्स, मरकरी, जुपिटर, वीनस, सैटर्न एंड राहु एंड केतु, ठीक है। राहु केतु कभी प्लैनेट दिखेगा नहीं, कहीं नहीं लिखा हुआ, ठीक है। लेकिन जितने भी हमारे जब सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण आता है तो राहु केतु के बिना हम देख ही नहीं सकते कि चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण कब आएगा, ठीक है। इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो एस्ट्रोलॉजी के पर्सपेक्टिव से ही हम राहु और केतु को एज ए प्लेनेट कंसीडर करते हैं। यस, हाँ, एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से ही लेते हैं, अदरवाइज ये कोई प्लेनेट है नहीं, एग्जिस्ट नहीं, ठीक है। ये जो साइंस की बुक में पढ़ाए जाते हैं वो 7 ही पढ़ाए जाते हैं, 7 ही पढ़ाए जाते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारे प्लैनेट्स हो गए, ठीक है। फिर आता है ज़ोडिएक साइन। ज़ोडिएक साइन क्या होता है? जिसे राशियां बोलते हैं। हाँ, ये क्या होता है? जो सोलर सिस्टम है हमारा, ठीक है, सोलर सिस्टम जितना एंड करता है, जैसे सैटर्न है, सैटर्न के बाद एक सर्किल बनाते हैं जिसको 12 पार्ट में हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो वो एक एक प्लैनेट, एक एक जो पॉइंट है उसका, वो है ज़ोडिएक साइन। नहीं समझ आया, थोड़ा सा और आराम से आप समझो। जैसे कि मान लो मैं अभी कहाँ पर बैठा हूँ, दिल्ली में बैठा हूँ, ठीक है। मैं कोई प्लेनेट हूँ,
यार मान लो मैं हूँ सन, ठीक है, सन कहाँ पर है अभी? दिल्ली में, दिल्ली में, ठीक है। अभी 2 घंटे बाद मैं अगर जाता हूँ गुड़गांव, ठीक है, ठीक है, तो 2 घंटे बाद सन कहाँ पहुंच गया? गुड़गांव में, ठीक है। तो हम अपनी प्लेस पर बैठकर जज करते हैं कि टेलीस्कोप से देखते हैं कि वो प्लेनेट सन के बैकग्राउंड में क्या है, ओके, ठीक है। ये एक बहुत टेक्निकल पॉइंट है, अगर आप इसको समझोगे। मतलब एक तरीके से ऊपर आसमान की जो गूगल मैपिंग की गई है, जैसे कि मान लो ये सोलर सिस्टम है, ठीक है, ठीक है, ये सोलर सिस्टम है, हाँ, ये यहाँ बीच में सन है, हाँ, इसके सारे प्लेनेट चक्कर लगा रहे हैं, हाँ, ठीक है। इसके इधर हम एज्यूम करते हैं ज़ोडिएक साइन है, ओके, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा अर्थ है, यहाँ सन है, तो सन के बैकग्राउंड में कौन सी राशि है? ठीक है, ठीक है। तो हर थोड़ी थोड़ी देर में वो मतलब एक महीने में सन 1 महीने में अपने राशि बदलता है, और मून हर 2.5 दिन में राशि बदलने का मतलब है एक राउंड लगा देता है, ठीक है। मून को देखोगे, मून 28 दिन में सन का राउंड लगाता है, मतलब अर्थ का राउंड लगाता है, ठीक है। 28 दिन को अगर आप 12 से डिवाइड करोगे तो 30 डिग्री आ जाता है, यानी 28 दिन के हिसाब से बन गया 2.5 डेज अप्रोक्स बनता है कि एक ज़ोडिएक साइन में 2.5 डेज रहेगा, फिर वो राशि बदल लेगा। हर प्लेनेट का अपना अपना, जितनी दूर है, जितनी उनकी स्पीड है, उसके बेसिस पे डिफाइन किया गया है, ठीक है। ज़ोडिएक साइन अगर आप मेरी अभी भी समझ गए होंगे, ज़ोडिएक साइन अल्टीमेटली, ज़ोडिएक साइन हर प्लेनेट का घर है, हर प्लेनेट का बैकग्राउंड है कि वो कहाँ पर अभी एग्जिस्ट कर रहा है। आप मतलब मैं थोड़ा ऐसे बोलूं कि आप यही कह रहे हैं कि जो आसमान है पूरा, जो ब्रह्मांड है, या जो हम ऊपर देख पाते हैं, उसको 12 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ताकि हम जो प्लैनेट्स हैं 9, उनकी पोजीशनिंग डिफाइन कर पाए। अगर इस समय भी अगर आसमान में देखोगे ना, तो ये आसमान में हमने 360 डिग्री का आसमान है, ठीक है, उसको हमने 12 से डिवाइड किया हुआ है। जो हम देख रहे हैं अभी, ये तो हमने मेजर किया हुआ है, ठीक है, रियल में मेजर नहीं है। अगर आप फिर भी देखोगे ज़ोडिएक साइन को एस्ट्रोलॉजिकली, हर थोड़ी 30 डिग्री के आसपास वो सब ज़ोडिएक साइन है। तो इसके ये ज़ोडिएक साइन को देखा गया है। तो जो 12 पार्ट्स में डिवाइड हुए उनको ज़ोडिएक साइंस दे दिए गए, वो ज़ोडिएक जो 12 राशियां होती हैं, ठीक है। कि मैं अगर यहाँ पर बैठा हूँ तो उसका इफेक्ट मेरा अलग है, मैं अगर गुड़गांव बैठा हूँ तो उसका इफेक्ट मेरा, मैं अलग माइंडसेट से हूँ वहाँ पर, मैं वृंदावन जा रहा हूँ तो वहाँ पर एक अलग माइंडसेट से हूँ। तो जो 12 ज़ोडिएक साइंस में हमने डिवाइड किया, ठीक है, वो कांस्टेंट रहेंगे, वो चेंज नहीं होंगे। ज़ोडिएक साइन कांस्टेंट है, हाँ, मतलब जो प्लेनेट्स की पोजीशंस हैं वो चेंज करेंगे, वो बदलती रहती है, ठीक है। इसी का ही खेल है ये, अल्टीमेटली इसी का ही प्लैनेट्स का खेल है। प्लैनेट्स जब भी मैं एस्ट्रोलॉजी समझता हूँ, ठीक है, या पढ़ाता हूँ, तो वहाँ पर मैं सिंपल ये पॉइंट ऑफ व्यू रखता हूँ कि एस्ट्रोलॉजी को अपने आप को मान लो, ठीक है, कि मैं ये हूँ, मैं अभी यहाँ पर बैठा हूँ, इस हाउस में बैठा हूँ, तो मैं कैसा फील करूँगा। तो ये एक समझने का तरीका है। अभी हम बात कर रहे थे एस्ट्रोलॉजी क्या है, तो एस्ट्रोलॉजी में हमने प्लैनेट समझ लिए, ठीक है, कौन कौन से प्लैनेट हैं इसके बारे में हम स्टडी करते हैं। दूसरा हो गया ज़ोडिएक साइन, हर ज़ोडिएक साइन की एक अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। फिर होते हैं हमारे नक्षत्र, कि हम नक्षत्र होते हैं सारे स्टार्स, 27 नक्षत्र हैं, 27 स्टार्स हैं, हर एक ज़ोडिएक साइन के अंदर हमने ज़ोडिएक साइन देखे, हर ज़ोडिएक साइन के अंदर अगर आप देखो 2.5 नक्षत्र आ जाता है, अच्छा, ठीक है। 2.5 भी ऐसे दिया हुआ है क्योंकि हमने लाइन बनाई हुई है ज़ोडिएक साइन की, अगर लाइन हटा दोगे तो 27 पूरे 360 डिग्री में 27 नक्षत्र हैं, उनको भी हमने 2.5 और बारीकी करेगी पोजीशनिंग जानने के लिए, और पोजीशनिंग जानने के लिए, ठीक है। तो जैसे हमने 9 प्लैनेट्स की बात करी, फिर हमने 12 राशियों की बात की, इसमें 12 हाउसेस भी होते हैं, वो क्या है? 12 हाउस अल्टीमेटली हाउस हमारे अर्थ पर ही है, अच्छा, ठीक है। हमारे अर्थ का हमने 12 हिस्से में बांटा, जहाँ पर नॉर्थ नोड और साउथ पोल है, वहाँ से 12 हिस्से में बांटा, वो एक हाउसेस है, ओके, ठीक है। जब भी एस्ट्रोलॉजी में जब हम कुंडली चार्ट बनाते हैं, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारा लगन जो हाउस होता है। अगर आप और इजी बताऊं मैं आपको, जब कुंडली अब हम ओपन करते हैं तो वहाँ पर सबसे फर्स्ट हाउस में जिधर भी ASC या असेंडेंट या हिंदी में लग्न या L लिखा हो, तो यानी वो आपकी कुंडली का फर्स्ट हाउस है। लग्न चार्ट बेसिक चार्ट होता है किसी भी इंसान का, हाँ, हर
बेसिक पर्सन का जैसे पंडित जी से कुंडली बनवाते हैं तो वो यही चार्ट बना के देते होंगे। हाँ, यही बनता है, लग्न यही चार्ट ही बनता है। लग्न अगर आपको जानना है कि मेरा लग्न क्या है, तो अपनी कुंडली ओपन करना। कुंडली में जिधर लग्न लिखा हो, ASC लिखा हो, ठीक है, असेंडेंट लिखा हो, तो वो आपकी कुंडली का फर्स्ट हाउस। ये कुंडली क्या है, थोड़ा इस पे प्रकाश डाल सकते हैं? कुंडली क्या है? कुंडली को अगर मैं बहुत इजी वे में आपको बताऊं, तो जिधर मैं बैठा हूं, ठीक है, वहां से हमने एक एक प्लेनेट की पोजिशनिंग कर दी, ठीक है। कुंडली क्या है? कुंडली तो आज की भी बन जाएगी। बेसिक भाषा में अगर आपको समझाऊं, जिस दिन मेरा जन्म हुआ उस दिन का स्क्रीनशॉट है ब्रह्मांड का, जिसमें हमारा सन भी आ गया, मून भी आ गया, मार्स भी आ गया, मरकरी, जुपिटर, राहु, केतु, यूरेनस, नेपट्टून, प्लूटो, ये सब आ गए उसमें। फिर हम उसको, और उसमें ये भी आ गया कि कौन सा प्लेनेट किस ज़ोडिएक साइन में है, ये भी आ गया। तो हम इसको और भी इजीली मतलब जैसे कि जब व्यक्ति पैदा होता है तो इसीलिए उसकी डेट ऑफ बर्थ और टाइम पूछते हैं कुंडली बनाने के लिए। ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। देखो, ये भी बहुत सारे लोग मुझसे सवाल पूछते हैं कि एक दिन में, एक टाइम में हजारों बच्चे पैदा हो जाते हैं, सबका प्रेडिक्शन एक हो जाएगा, बट ऐसा नहीं है कि एक दिन में, एक टाइम पर, एक जगह पर सिर्फ आप ही पैदा हुए और कोई पैदा नहीं हुआ, ठीक है। इसके लिए हम वैसे तो प्लेस ऑफ बर्थ लेते हैं, लेकिन और एक्यूरेसी के लिए हमें लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड भी लिया जाता है। बट अगर एक हॉस्पिटल ही एक जगह है और उसमें कई बच्चे पैदा हुए हैं एक साथ, देखो उसमें भी फर्क आ जाएगा, उसमें भी फर्क आ जाएगा, थोड़ा सा फर्क है। जैसे ट्विंस होते हैं, ट्विंस में भी जैसे आप देखो, आप किसी बीच पर खड़े हो, हर सेकंड में अलग तरीके की वेव आ रही है, ठीक है। तो ऐसे ही ट्विंस होते हैं, कभी एक साथ नहीं होते, 5-7 मिनट का फर्क, मिनट का अंतर होता है। तो उसमें जब लगन कुंडली बनाओगे वो तो सेम बनेगा, लेकिन लगन कुंडली के बाद भी थोड़ा टेक्निकल जाएंगे तो एक चार्ट बनाते हैं हम D9, जिसको हिंदी में कहते हैं नवांश चार्ट, और D10 चार्ट, और भी हम D60 तक जाएंगे तो वो बदल जाएगा, सबका डिफरेंट होगा। तो वो और डेप्थ में जाकर पता चलता है कि ट्विंस में फर्क है। अच्छा, ट्विंस में देखने के लिए हम नक्षत्र लेवल तक जाते हैं, उप नक्षत्र तक भी जाते हैं, तो वो बदल जाता है। मैंने ये भी देखे हैं ट्विंस में कि किसी की एक ट्विंस, 2 बच्चे पैदा हुए, एक की तो शादी हो गई, एक 40-45 साल का हो गया, अभी तक नहीं हुई। दोनों का प्रेडिक्शन डिफरेंट था, दोनों का जब होरोस्कोप देखा तो एक की में दिख रहा था, एक में नहीं दिख रहा था। तो मैं भी शौक था कि ये ट्विंस में भी दिखता, क्योंकि मैं भी स्टडी कर रहा हूँ, मैं भी स्टूडेंट हूँ, सीखता हूँ, तो मैंने भी देखा हुआ है ना। तो कुंडली एक चार्ट है, कुंडली कुछ नहीं है, उस समय कुंडली सिर्फ स्क्रीनशॉट है ब्रह्मांड का। जिस दिन आपका जन्म हुआ उसके बेसिस पे हम एनालिसिस करते हैं, एक एक प्लेनेट ज़ोडिएक साइन को हम देखते हैं, सिंपल। और वो हमारी पूरी जिंदगी पे इम्पैक्ट डालती है वो चीज, जिस सब जो ग्रहों की पोजीशनिंग उस समय थी जब हम पैदा हुए, वो हमारी पूरी लाइफ को इम्पैक्ट करते हैं। देखो, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि मान लो आप कोई एक बड़ी कंपनी है, उसका लास्ट का जो बैलेंस शीट था वो कुंडली है, ठीक है। कुंडली बस ये बताती है अगर आप ऐसे ही चलते रहे तो आने वाले समय में भी ऐसे ही रहोगे, ठीक है। मैक्सिमम केसेस में, 95% केसेस में लोग वैसे ही रहते हैं। कुंडली में जो दिखता है वैसा ही आदमी लाइफ टाइम रहता है। बहुत कुछ परसेंट लोग होते हैं जो अपने कर्म से, अपनी मेहनत से, हार्डवर्क से चेंज कर पाते हैं। अदरवाइज कुंडली से फ्यूचर प्रेडिक्ट होता है, कुंडली से स्ट्रेंथ पता चलता है, फ्यूचर प्रेडिक्ट होता है फ्यूचर प्रेडिक्ट होता है आपके बारे में, प्रमोशन कब होगा, कब ग्रो करेंगे, कितना पैसा कमाएंगे। कितनी एक्यूरेसी तक होता है? एक्यूरेसी की बात करूं तो 100% तक होता है, डिपेंड करता है कि इसका मतलब उसे बदला भी जा सकता है? बदला नहीं जा सकता। जो प्रेडिक्ट होता है 100% एक्यूरेसी तक, हाँ, तो बदला क्यों नहीं जा सकता? बदला नहीं जा सकता है। प्रेडिक्शन का मतलब हो गया जो लिखा है एग्जैक्ट वही होगा, ठीक है। अगर चलो मैं इसमें थोड़ा सा चेंज करता हूँ तो 99% एक्यूरेसी है, 1% एक्यूरेसी डिपेंड करती है आपका हार्डवर्क, आपका विल पावर, आपका लगन, मेहनत कितनी है। 1% लोग ही होते हैं ऐसे जो चेंज कर पाते हैं, अदरवाइज चेंज नहीं कर पाते। मैंने बहुत ट्राई किया है, कोशिश किया है,
लोग उपाय पूछते हैं। एक बड़ा फनी सा सवाल है, बट यूट्यूब शॉर्ट्स में बहुत चलता है कि अगर एस्ट्रोलॉजर भविष्य प्रेडिक्ट करते हैं तो क्या वो भगवान है? नहीं, भगवान तो नहीं है। तो हम अपने बारे में चेंज नहीं कर सकते, बस प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि कल क्या होगा, परसों क्या होगा, या फिर आने वाले समय में क्या होगा। चेंज नहीं कर सकते हम। भगवान होते तो हम चेंज कर लेते, भगवान होते तो वो चेंज कर देते। तो अगर हम चेंज नहीं कर सकते तो मतलब जीवन को संवारने में हेल्प कर सकते हैं? देखो, मैं जब एस्ट्रोलॉजी में एंटर हुआ तो मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं इससे कुछ बदलाव करूंगा। क्या सोचा? एस्ट्रोलॉजी में प्रेडिक्शंस होती हैं, कल क्या होगा, एक क्यूरियोसिटी होती है। हर प्लेनेट की पोजीशन कुछ हमारे बारे में बताती है, हमारी स्ट्रेंथ, हमारी वीकनेस, और हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। ये सब कुछ हमें बताता है एस्ट्रोलॉजी। तो अल्टीमेटली हमारी एंजाइटी को दूर करता है। बहुत सारे लोग हार्ड वर्क करते हैं। आप देखो, बोट के फाउंडर ने 35 साल की उम्र में अपना करियर फाइंड आउट किया, ठीक है, या KFC के फाउंडर ने 65 की उम्र में अपना करियर स्टार्ट किया। लेकिन अगर इन लोगों को पहले ही पता चल जाता कि आपका करियर में ग्रोथ यहाँ पर होगी, ठीक है, तो उनका एंजाइटी नहीं रहता, उनको पहले से पता रहता तो कहाँ पर गिर रहे हैं, कहाँ पर ऊपर उठ रहे हैं। मैं सिंपल इसको ऐसे एग्जांपल से समझाता हूँ कि आप एक गाड़ी चला रहे हो, ठीक है, अच्छा समय बताता है कि आपका रोड खाली है, छठा गियर लगाओ और एक्सीलेटर दबाओ, ठीक है। अदरवाइज रुके हुए हैं, समय सही नहीं चल रहा है, तो वहाँ पर एंजाइटी टेंशन लेने का कुछ फायदा नहीं है। आप कितना मेहनत कर लो, कुछ होगा नहीं उससे। अल्टीमेटली जो उपाय दिए जाते हैं एस्ट्रोलॉजी में, ये भी हमारे माइंडसेट को ठीक रखने के लिए, डाउन रखने के लिए, और उसको टॉलरेंस करने के लिए, फेस करने के लिए ही दिए जाते हैं। वो भी बदलता नहीं है, वो भी चेंज नहीं होता। अच्छा, उपाय कितनी % काम करते हैं? देखो, उपाय की अगर मैं बात करूं तो उपाय में एक तरीके का उपाय कभी काम नहीं करता। 5-6 तरीके होते हैं उपाय में जो हम देते हैं, ठीक है। जैसे जेमस्टोन हो गया। बहुत लोग, क्या मेरे पे कल ही कॉल आया था किसी का कि मैं पिछले 2 साल से जेमस्टोन पहना हुआ है, कुछ बदल ही नहीं रहा। अब मैं भी क्या करूं, कैसे बदलेगा एक जेमस्टोन, एक छोटा सा जेमस्टोन, हम इतने बड़े जेमस्टोन क्या चेंज करेगा, क्या बिगाड़ेगा? बड़ा, इतना बड़ा प्लेनेट एक जेमस्टोन से चेंज हो जाएगा? मुझे तो नहीं लगता। जेमस्टोन से बहुत कुछ फर्क नहीं पड़ता, साथ में आपकी आदतें भी ठीक होनी चाहिए, ठीक है। कल मैंने एक को प्रेडिक्शन उपाय दे रहा था कि मैं शनि मंदिर जाता हूँ और तेल चढ़ाता हूँ, ठीक है। तो मैंने कहा साथ में जो लोग शनि से प्रभावित लोग हैं उनको भी हेल्प करना शुरू करो, आपको कुछ तो भला होगा। शनि से प्रभावित लोग कौन है? जो धीरे चलते हैं, ठीक है, जो बहुत पुअर हैं। शनि कैसा प्लेनेट है? शनि को हम कैसे समझते हैं? सोलर सिस्टम में शनि एक ऐसा प्लेनेट है जो 30 ईयर लगा देता है हमारे सन का राउंड लगाने में। 30 साल लगा देता है। 29 अप्रोक्स मान लो 29 30 के आसपास ही है, ठीक है। तो हम उसको ऐसे ही कनेक्ट करते हैं। जितने लोग स्लो चलते हैं, धीरे चलते हैं, बूढ़े लोग हैं, क्योंकि शनि की स्टोरीज में बताया जाता है कि शनि का एक पैर टूटा हुआ था, ठीक है, या लंगड़े थे वो। अच्छा। स्टोरीज में, मतलब मैंने क्या बताया, स्क्रिप्चर्स में स्टोरीज के माध्यम से हमें सिखाया गया है। अभी मैं आपको राहु केतु की स्टोरी बताऊंगा, उसमें भी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, कनेक्ट करते हैं। तो शनि को बहुत स्लो प्रोसेस से बताया गया है, धीरे प्रोसेस से। शनि बताता है पेशेंस, शनि बताता है हार्ड वर्क, ठीक है। जो पेशेंस और हार्ड वर्क सीख लिया वो शनि उसका फ्रेंड है, ठीक है। अभी मैं उपाय की बात कर रहा था। जो लोग धीरे चल रहे हैं, जो बूढ़े लोग हैं, जो पुअर हैं, जिनकी मेडिसिन चल रही हैं। तो 7.5 के बारे में भी बताना थोड़ा, वो क्या? हाँ, 7.5 कब लगती है, क्या होता है? इसके पीछे भी स्टोरीज हैं, ठीक है। अब ये शनि वाले लोगों की हेल्प करो, इसके कंपैरिजन में आप शनि मंदिर जाकर उनको तेल चढ़ा रहे हो तो आपको ज्यादा फायदा मिलेगा। मैं क्या बता रहा था, उपाय में जेमस्टोन, हैबिट्स, आपका घर का वास्तु और हेल्प, और 1-2 चीज और होती हैं जिसमें हम बैलेंस करते हैं। आपके घर में ही 9 के 9 प्लेनेट बैठे हुए। आपने भी कोई जेमस्टोन नहीं पहना? मतलब अक्सर वो है ना, पंडित जी, एस्ट्रोलॉजर, इनकी
जो छवि है वो ऐसी है, मालाएं हाथ में, उंगलियों में अंगूठियां, बहुत सारी जेम स्टोन्स, वो सारे सब धारण किए होंगे। मैंने भी नहीं पहन रखा कोई जेम स्टोन, एक बस ये पहन रखा है। मतलब जरूरी नहीं होता वो, ऐसा कुछ खास नहीं है, जरूरी नहीं है। जेम स्टोन से मेरे को कुछ लक नहीं बदलेगा, कुछ चेंज नहीं होगा। ठीक है, मैं क्या कहता हूँ, सिर्फ जेम स्टोन से नहीं होगा, आपको मल्टीपल्स ऑफ चीजें करनी पड़ेगी। आपको चैंटिंग भी करना पड़ेगा, जेम स्टोन भी करना पड़ेगा, लोगों का हेल्प भी करना पड़ेगा, और अपने घर का वास्तु भी ठीक करना पड़ेगा। और एक और होता है जिसमें हम बैलेंसिंग करते हैं। ठीक है, जो आपके घर में कोई बुक रखी हुई है, ठीक है, वो बुध ग्रह है। बुक अगर पड़ी हुई है, ध्यान नहीं देते, बुक पे धूल जमी हुई है, तो इसका मतलब बुद्ध कमजोर होगा ऐसे व्यक्ति का। और अगर आप देखो भी ऐसे बच्चे का कभी पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं होता। पढ़ने में इंटरेस्ट उसी का होगा जो बुक की केयर करता है। ठीक है, तो ये घर की जो छोटी छोटी चीजें हैं, इनको बैलेंस करके, इनको ठीक जगह रखकर भी स्टूडेंट्स को बोल दे रहा हूँ, साफ रखा करो अपनी बुक्स को, वरना भगवान बुद्ध की कृपा नहीं होगी है, बुद्धि नहीं आएगी। देखो अल्टीमेटली ये एक वास्तु का भी एक खेल है कि फॉर एग्जांपल मैं आपके स्टूडियो में आया, यहाँ पर मैंने देखा माइक है, कैमरा है, ये सब चीजें देखी, तो 100% देखा नहीं है मैंने, आपके होरोस्कोप में भी शुक्र ग्रह का प्रभाव होगा। ठीक है, क्योंकि मैंने, अगर मैं अपने से भी, आप जो वर्ड यूज कर रहे हैं होरोस्कोप, क्या शब्द है? होरोस्कोप। अच्छा, क्या मतलब है इसका? होरोस्कोप इंग्लिश वर्ड है, हिंदी में कुंडली कहते हैं इसको। अच्छा, ये कुंडली का अंग्रेजी वर्ड है? कुंडली का ही अंग्रेजी वर्ड है। बस हाँ, मैं बता रहा था कि ये कनेक्ट हो जाता है। आप जैसे मेरे घर में कभी आप आओगे तो पता चलेगा कि मेरे घर में लाइब्रेरी है, बुक्स रखी हुई हैं, और पेन पेंसिल इधर उधर रखे रहते हैं। तो एंट्री से पता चल जाता है कि मेरे होरोस्कोप कुंडली में जुपिटर, मरकरी प्लैनेट का प्रभाव सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, अब मैंने भी इसको थोड़ा टेस्ट किया है ना। मेरे होरोस्कोप में जुपिटर बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, और जुपिटर की डायरेक्शन होती है वास्तु में नॉर्थ ईस्ट। अच्छा, ठीक है, और मैंने जस्ट सीखा था वास्तु। ठीक है, तो मैंने देखा अपने घर के सेंटर पॉइंट पर खड़े होकर कि मेरा नॉर्थ ईस्ट कहाँ है। ठीक है, तो नॉर्थ ईस्ट में मेरी लाइब्रेरी थी। ठीक है, फिर मैंने अब ये कनेक्ट हो रहा था कि कुंडली में जो प्लैनेट स्ट्रांग है, तो कहीं ना कहीं आपकी वो डायरेक्शन भी ठीक है। वास्तु के बारे में भी हम बहुत बात करते हैं, वास्तु की वीडियोस भी बहुत वायरल होती हैं। घर कैसे लें, घर का वास्तु कौन सा डायरेक्शन होना चाहिए। अल्टीमेटली वास्तु से मैं क्या मानता हूँ, और है भी ऐसा है, इम्पोर्टेंट होता है वास्तु देखना। वास्तु से पहले आता है एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी सबका बाप है। अच्छा, ठीक है, आप इसमें भी अगर आप देखोगे, एक घर में 10 लोग रह रहे हैं, किसी का नॉर्थ ईस्ट खराब है, तो क्या सारे लोगों को कैंसर होगा? बहुत लोग कहते हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा। अच्छा, नहीं, नाम मत लीजिए। बहुत लोग कहते हैं कि इसको कैंसर होगा, इसको परेशानी होगी, हेल्थ खराब होगी। क्या सबको खराब होगी? सब तो इंटर जो रिलेशंस हैं, ये हम इम्पैक्ट करती है, कनेक्ट करते हैं एस्ट्रोलॉजी। जैसे कि अगर मान लो कोई प्रॉब्लम है, किसी का शनि ठीक नहीं है, मान लो पिताजी का ठीक नहीं है, तो वो बेटे को इम्पैक्ट करेगा। मतलब इंटर रिलेशंस में ये कुंडलियां प्रभावी होती हैं, कुछ हद तक प्रभावी होती हैं। अच्छा, लेकिन मैक्सिमम केस में नहीं होती। कुछ हद तक प्रभाव देखा गया है। अब देखो, मान लो आपकी कुंडली में अच्छा, मान लो आपका, या फिर घर में कोई बच्चा है, अभी 5-6 साल का है, वर्किंग नहीं है, लेकिन उसके होरोस्कोप कुंडली में मनी का पीरियड, धन का पीरियड एक्टिवेट हो गया, तो कहीं ना कहीं से वो अट्रैक्ट कर लेगा। चाहे उसके फादर के थ्रू आ जाएगा, उसकी फैमिली में कहीं से भी उसको वो मिल जाएगा, सारी फैसिलिटीज मिल जाएगी। अब ये नहीं पता चलेगा कि किसके थ्रू आएगा, ब्रदर के थ्रू आएगा, बेटे के थ्रू आएगा, फादर के थ्रू आएगा। नहीं, वही ना कि जैसे मान लो मेरी पत्नी बीमार है, अब मुझे उनका ध्यान रखना है, तो उस बीमारी का जो खामियाजा है वो तो मुझे भुगतना ही पड़ेगा। देखो, ये भी आपके होरोस्कोप में दिखेगा, मुझे उनकी वजह से भुगतना पड़ रहा है। हाँ, ये भी आपकी कुंडली में दिखेगा। ये दिखेगा आपकी। देखो, कुंडली में अगर मैं बात करूं, तो कुंडली का 7th हाउस, जो आपका लग्न हमने बताया था, लग्न से अगर आप गिनोगे तो जिधर 7 नंबर आता है, जहां से 7th हाउस आएगा, ठीक है, 7th हाउस में कोई भी नंबर हो सकता है। कुंडली में सबसे बड़ी मिथ ये है कि हम कुंडली में जब भी अपना कुंडली ओपन करते हैं, तो जिधर जो नंबर लिखा हुआ है हम उसको हाउस मान लेते हैं। वो हाउस नहीं है। फर्स्ट हाउस में हो सकता है कोई भी नंबर लिखा हो, वो तो राशि है।
फर्स्ट हाउस में हो सकता है आपका 6 नंबर लिखा हो, से एंटी क्लॉकवाइज होता है ना उसको हाँ एंटी क्लॉकवाइज गिनते हैं। हाउसेस। हाँ उसको तो एंटी, पता कैसे लगता है पहला कौन सा दूसरा कौन सा है? हाँ तो ये समझाना पड़ेगा। अच्छा मैं चार्ट इमेजिन कर रहा आप हूँ। इसको थोड़ा एडिट कर देना हाँ कि वन ये चार्ट लगा देंगे। हाँ चार्ट लगा देना हम्म। कि 1 नंबर आया हाँ, लग्न, हाँ फिर उससे ऊपर वाला हाउस आता है सेकंड, अच्छा थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ। ठीक है। इसको हम एंटी क्लॉकवाइज ऐसे ऐसे गिनते हैं, तो वो हमें समझ में आता है। मैं क्या बता रहा था कि हम 7th हाउस पे आ गए। ठीक है। तो 7th हाउस हो गया हमारा रिलेशनशिप का, हमारा पार्टनर का, मैरिज का। तो जिस समय आपके स्पाउस की हेल्थ को इशू आ रहा है तो 100% आपके 7th हाउस में कोई मैलिफिक प्लेनेट का इन्फ्लुएंस होगा। मैलिफिक प्लेनेट हो गए शनि, राहु, केतु, मार्स। ये प्लेनेट का इन्फ्लुएंस होगा तभी आपके स्पाउस की हेल्थ खराब होगी, अदरवाइज नहीं होगी। वो कनेक्ट दिखेगा क्योंकि जो आपके रिलेशन में है। तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड पे भी इम्प्लीमेंट होता है या सिर्फ पति पत्नी पे? देखो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का एक अलग खेल है, अलग ही खेल है। हाँ, लेकिन नहीं इम्पैक्ट होता। नहीं फनी बात है मगर आजकल के लोगों मैं आपको इसको भी बताता हूँ कि जब भी हम एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हैं समझते हैं तो वहां पर हमें गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का टॉपिक कभी उठाया नहीं जाता। ठीक है, फिर भी मैं ये रिसर्च का पॉइंट है, मैंने रिसर्च किया हुआ है कि पहले जमाने में बाल विवाह हुआ करते थे। ठीक है, शादियां हो जाती थी 10 साल की उम्र के बाद। ठीक है, आज के समय पे एक बाउंड्री लग चुकी है कि 18 साल 20 साल के बाद ही होगी। ठीक है, लेकिन अगर आपकी कुंडली में 10-12 साल के बाद 7th हाउस अगर एक्टिवेट हो जाए, 7th हाउस एक्टिवेट कैसे होगा? जो भी नंबर आपका 7th में आ रहा है, ठीक है, उस 7 नंबर का जो भी प्लेनेट है, हर राशि की प्लेनेट है। जैसे 1 नंबर जो एरीज साइन है उसका प्लेनेट हो गया मार्स। ठीक है, टॉरस का हो गया वीनस, जेमिनी का हो गया मरकरी। जेमिनी का 3 नंबर है। 3 नंबर मरकरी प्लेनेट हो गया उसका। फोर्थ हो गया कैंसर साइन, उसका हो गया मून। 5 नंबर लियो है, उसका हो गया सन। ठीक है, 6 का हो गया मरकरी, लिब्रा का हो गया वीनस, स्कॉर्पियो का हो गया मार्स, सेजिटेरियस का हो गया जुपिटर, कैप्रिकॉर्न का हो गया सैटर्न, एक्वेरियस का सैटर्न और पाइसिस का जुपिटर। इसको हिंदी में भी आप दिखा देना। एरीज को कहते हैं मेष, वृश्चिक। हाँ वो दिखा दें, बता दें, है ना। तो मैं क्या बता रहा था कि जो अब ये नंबर आपको बता दिया, जो नंबर आपके 7th हाउस में है वो वाला प्लेनेट अगर की दशा अंतरदशा स्टार्ट हो जाए, हर कुंडली में कुंडली हो गया, दशा अंतरदशा भी लिखा होता है वहां पे, आप देखोगे जो प्लेनेट एक्टिवेट हुआ, अगर आपकी उम्र है 12 साल 13 साल, 7th हाउस एक्टिवेट होगा तो 101% आप किसी रिलेशनशिप में आ जाओगे। ठीक है, और ये किसी भी एज पे हो सकता है, किसी भी एज पे हो सकता है, लेकिन डिपेंड करेगा कि आपकी कुंडली का 7th हाउस और 5th हाउस, ये 2 हाउस हो गए। आपको हाउस के बारे में समझ में आ गया कैसे गिनते हैं, कौन सा प्लेनेट हो गया। ठीक है, और एक प्लेनेट, जैसे 1-2 चीजें बता देता हूँ, सैटर्न, मार्स, राहु और केतु, ये 4 प्लेनेट को और साइड में लिख लो। सैटर्न, मार्स, राहु एंड केतु, ये चारों प्लेनेट अगर आपके 5th हाउस और 7th हाउस में हैं, तो आप चाहे कितनी कोशिश कर लो रिलेशनशिप में परेशानी रहेगी। मार्स मतलब आप कह रहे हैं चारों सैटर्न, मार्स और राहु केतु अगर 5th और 7th किसी भी हाउस में बैठ जाए, एक मतलब चारों एक में, चारों नहीं बैठ सकते, चारों बहुत मुश्किलों से ही तो 2 बैठते हैं या एक, कोई एक बैठ गया, इन चारों में से कोई भी एक बैठ जाए। चारों में से कोई भी 2 बैठ जाए या एक बैठ जाए, एक ज्यादा प्रभाव नहीं डाल पाता, 2 ज्यादा आ गए तो परेशानी, 2 मिलके तबाही मचाता। 5th हाउस लव का होता है, इंटरेस्ट का होता है, प्यार का होता है। ठीक है, 7th हाउस रिलेशनशिप का होता है। ठीक है, तो 5th और 7th में ये इन्फ्लुएंस अगर आ गए तो रिलेशनशिप में परेशानी रहती है, या तो रिलेशनशिप टूटेगा या फिर वो रिलेशनशिप में आएगा ही नहीं। इन दोनों में से कोई एक चीज होगी। तो आपने अगर रिलेशनशिप की बात करी तो रिलेशनशिप में भी पता चलता है। देखो यहाँ पर भी प्रेडिक्शन में हम देखते हैं, अगर मैं एक और टेक्निकल बात करूं तो कुंडली का हाउस होता है 6th हाउस। अच्छा, ठीक है, 6th हाउस बताता है हमारा रोग, क्या डिसीज होगा,
हमारे जितने भी हेल्थ इश्यूज हैं ये सब बताता है। हेल्थ से अगर related। हेल्थ से रिलेटेड 6th हाउस अगर कनेक्ट हो जाए 5th हाउस से, तो आपके स्पाउस को हेल्थ में बीमारी होगी, हेल्थ की अगर आपने बात करी थी, ओके। है ना। तो ये एक जनरल बात है, ठीक है। इसमें हम और डीप में देखते हैं, प्लेसमेंट के साथ साथ एस्पेक्ट भी होते हैं प्लैनेट्स के, हर प्लैनेट का एस्पेक्ट होता है। फॉर एग्जांपल आपके 5th हाउस में अगर मान लो मार्स नहीं बैठा हुआ, खाली बैठा, खाली है 5th हाउस, लेकिन आपकी कुंडली के 11th हाउस में सैटर्न हो, मार्स हो, तब भी आपको परेशानी होगी। क्योंकि ये अगर आप इसको एडिटिंग में दिखाना, लाइन से दिखाना कि 11th हाउस से सैटर्न और मार्स 5th हाउस को एस्पेक्ट करता है, देखता है, अच्छा, तो वहां पर भी परेशानी होगी। तो एक अलग सेंस है। एक बार हाउसेस के बारे में ही बता दो, एक से लेके हाँ, ये भी 12। बता देते हैं। तो कुंडली का फर्स्ट हाउस, जो देख रहे होंगे वो अपना हाउस ढूंढ रहे होंगे ना, मेरा कब आएगा। क्योंकि वो इतना जान तो ले। देखो, अभी हमारी बात में इतना तो लोग समझ गए होंगे हाँ। कि सैटर्न, मार्स, राहु, केतु ये राहु। मैलेफिक प्लैनेट है। ये जिधर बैठेंगे वहां कुछ ना कुछ तो परेशानी गड़बड़ करेंगे, गड़बड़ देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम ये भी समझ गए कि कौन से राशि का प्लैनेट कौन सा है, ये भी समझ गए, ये आपने बता ठीक दिया, है ना। अब कुंडली का फर्स्ट हाउस होता है मेरे खुद के बारे में, मेरा एटीट्यूड क्या होगा, मेरा बिहेवियर क्या होगा, मैं किस तरीके से दिखूंगा, कैसा मेरा अपीयरेंस होगा, मेरा हाइट क्या होगा, वगैरह वगैरह। सिंपल ये सब चीजें बताता है। अब अभी हम हाउस के बारे में बात करते हैं। इतना भी थोड़ा जो लोग स्मार्ट है वो समझ गए होंगे कि मंगल ग्रह फर्स्ट हाउस में बैठा होगा तो मंगल जैसा बिहेवियर होगा उसका, अच्छा, ठीक है। अभी हम बात करेंगे उसके ऊपर। कुंडली का सेकंड हाउस पे बात कर लेते हैं। सेकंड हाउस होता है हमारे मनी का, जो हमारा पैसा जेब में रखा हुआ है, एक्यूमुलेट होकर रखा हुआ है, सेविंग, जितना हम बचा पा रहे हैं वो हो गया सेकंड हाउस। सिंपल हो गया धन का, मनी का, हमारे फैमिली का। हर हाउस को हम दो कैटेगरी में बांटते हैं, एक हो गया जीव और होता है निर्जीव, अच्छा, ठीक है। जीव का मतलब हो गया हमारा शरीर, ठीक है, और निर्जीव का हो गया जैसे कि मेटीरियल चीज, ठीक है। तो लिविंग नॉन लिविंग, नॉन लिविंग। तो सेकंड हाउस लिविंग के लिए हो गया परिवार का, और नॉन लिविंग के लिए हो गया मनी का, ठीक है। सेकंड हाउस हमारी वाणी का भी होता है, बोलने का भी होता है, ठीक है। सेकंड हाउस में अगर वीनस, मून, जुपिटर ऐसे प्लैनेट बैठे हो तो ऐसा व्यक्ति बोलने में स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है और सॉफ्ट बोलता है, अंदर का बहुत सच्चा होता है, ठीक है। ये हमने सेकंड हाउस की थोड़ी बात कर ली। थर्ड हाउस होता है हमारे करेज का, हमारी मेहनत का, हार्डवर्क का, छोटी छोटी ट्रैवलिंग्स का। जिसकी कुंडली में थर्ड हाउस बहुत प्रोमिनेंट होता है, ऐसे लोग अपनी लाइफ में काफी ट्रैवलिंग करते हैं, छोटी छोटी ट्रैवलिंग करते रहते हैं, एक जगह फिक्स बैठते नहीं, मिनी ट्रिप्स। हाँ, मिनी ट्रिप्स बहुत सारी होती है। थर्ड हाउस हमारे करेज का हो गया, हमारे छोटे भाई का हो गया। छोटा भाई भी हमारा एक करेज का ही रूप होता है कि हमारा एक प्रोटेक्शन है, हम जिधर बैठे। ये भी बहुत एक टेक्निकल पॉइंट आता है, इसके लिए हम कभी अलग से बात करेंगे, ठीक है। शायद कुछ लोग नहीं समझ पाए, ठीक है। तो सिंपल थर्ड हाउस प्रोटेक्शन का हो गया, ठीक है, भाई का हो गया, करेज का हो गया, शॉर्ट ट्रेवल का हो गया। थर्ड हाउस हॉबीज का भी होता है, ठीक है। जो भी प्लैनेट बैठा हो उससे रिलेटेड आपकी हॉबी हो सकती है, ठीक है। थर्ड हाउस कम्युनिकेशन का भी हो गया, जो हम मीडिया की बात करते हैं, सोशल मीडिया हो गया या कम्युनिकेशन, न्यूज चैनल, आप न्यूज में हैं तो आपका थर्ड हाउस स्ट्रांग होगा, ठीक है। जितने भी आर्मी होते हैं या जितने पुलिस वाले होते हैं, इनका थर्ड हाउस बहुत स्ट्रांग होता है। थर्ड हाउस क्योंकि करेज का है, ठीक है। अब हम फोर्थ हाउस की बात करते हैं। फोर्थ हाउस होता है हमारे घर का, हमारी सेकंड हाउस तो फैमिली का हो गया, फोर्थ हाउस हमारे खुद के घर का है, हमारा घर का वातावरण कैसा होगा, हमारा असेट का, प्रॉपर्टी का, व्हीकल का, और साथ में हमारी फैसिलिटीज का, हमें फैसिलिटी कितनी मिलेगी, घर का सुख मिलेगा नहीं मिलेगा, प्रॉपर्टी बनाऊंगा नहीं बनाऊंगा, ये सब हम देखते हैं। अगर आप शास्त्रों को उठाओगे, बुक्स को उठाओगे, तो शास्त्रों में लिखा हुआ फोर्थ हाउस जिसका स्ट्रांग होगा उसके पास घोड़ा होगा, अच्छा, ठीक है। अब इसको आज के समय के हिसाब से हम देखें तो उसके पास बाइक होगी, ठीक है। शास्त्रों में लिखा है फोर्थ हाउस अच्छा हो, इसके बाद रथ होगा, तो आज के समय के हिसाब से गाड़ी होगी, है ना। तो इसको ऐसे कनेक्ट किया जाता है। जो लोग कहते हैं कि आज के युग के हिसाब से कैसे बदल रहा है ज्योतिष, इस तरीके से हमें बदल के देखना पड़ता है, उसको कनेक्ट करके देखना पड़ता है। सही है। अब आदमी को तुम ये थोड़ी कहोगे तेरे पास रथ होगा, रथ होगा, ये तो तेरा फोर्थ हाउस स्ट्रांग है, उसे यही समझाओ कि भाई गाड़ी होगी, तेरे गाड़ी होगी,
ठीक है। और देखा भी है मैंने, 4th हाउस एक्टिवेट होता है तो गाड़ी ले लेता है, प्रॉपर्टी में आ जाता है, ठीक है। अब 5th हाउस की बात करते हैं। 5th हाउस होता है एजुकेशन का, 5th हाउस होता है हमारी बुद्धि का, ब्रेन का, इंटेलिजेंस का, और साथ में 5th हाउस चाइल्ड का, बच्चों का होता है। 5th हाउस बच्चों के लिए, क्योंकि हमारे चाइल्ड बर्थ का है, तो यहाँ से हम कनेक्ट करते हैं लव से, प्यार से, ठीक है। जो भी लव मैरिज होती है तो लव मैरिज का कहीं ना कहीं 5th और 7th हाउस कनेक्ट करके मतलब जिन लोगों में कम बुद्धि होती है उनका 5th हाउस वीक रह जाता है, ऐसे कुछ? नहीं ऐसा नहीं है। फिर उसके लिए हमें और मल्टीपल चीजें देखनी पड़ती हैं। अच्छा। 5th हाउस हमें देखना पड़ता है, बुद्धि के लिए हमें मरकरी को भी देखना पड़ता है, ठीक है। मैंने ये भी कॉम्बिनेशन अगर आपको बताऊं, जिसकी कुंडली में मार्स एंड मरकरी एक साथ बैठे हों तो कहीं ना कहीं उनके साथ कोई ईगो प्रॉब्लम है, या कहीं ना कहीं एजुकेशन में उनको कोई ना स्ट्रगल करना पड़ता है। अच्छा, बनती नहीं है इनकी? बनती नहीं मार्स और मरकरी की? मार्स और मरकरी की बनती नहीं, ये दोनों आपस में शत्रु हैं, एनिमीज हैं। अब देखो ये भी शनि और सूर्य की तरह एस्ट्रोलॉजी में हम इस तरीके की बातें जो करते हैं, ये शत्रु है, ये एनिमी है, अपने घर में बैठा है, ये सारी कहानियां हैं, कहानियों के रूप में हम समझते हैं। शत्रु का मतलब हो गया ये एंटी है। अब मैं चाय में नींबू डाल दूंगा तो वो फट जाएगा, फ्लेवर नहीं आएगा। तो ऐसे ही दूध का नींबू शत्रु है, ऐसे ही मार्स मरकरी आपस में शत्रु हैं। दोनों की जो ट्रेड्स होंगे ना कहीं परेशानी मिलते नहीं है, परेशानी होगी, ठीक है। हमने 5th हाउस की बात कर ली, 6th की बात करते हैं। 6th हाउस होता है रोग, ऋण और शत्रु। रोग, ऋण और शत्रु यानी एनिमीज। अब इस पे भी हम और डिटेल में बात करते हैं। शत्रु का मतलब हो गया कंपटीशन का। एक सीट के लिए मैं हजारों छात्र बैठकर लड़ रहे हैं, ठीक है। तो 6th हाउस को युद्ध से भी जोड़ के देखा गया है। जितने युद्ध होते हैं, मैं कंपटीशन का एग्जाम दे रहा हूँ, ठीक है। सीट तो लिमिटेड है, लाखों बच्चे हैं, तो सब युद्ध तो कर रहे हैं आपस में, ब्रेन का युद्ध चल रहा है। मैं सीट पे बैठूंगा, मेरे को मिलेगी। तो जो लोग कंपटीशन में बैठते हैं, कंपटीशन के लिए देखा जाता है, उसके लिए हम 6th हाउस को कनेक्ट करके देखते हैं, ठीक है। तो 6th हाउस हो गया हमारा रोग का, कोई रोग, डेप्थ और डिजीज, और डेप्थ वगैरह और डिसीज का, ठीक है। इसको हम ये भी देखते हैं क्योंकि 6th हाउस थोड़ा मेलिफिक चीजों का है, अशुभ चीजों का है, ठीक है। यहाँ पर जितने भी अभी यहाँ पे लोग कनेक्ट करके देख रहे होंगे कि मेरी कुंडली में राहु यहाँ पे बैठा है, शनि बैठा है, तो परेशानी होगी। शनि, राहु, केतु, मार्स यहाँ पर अच्छे रिजल्ट देते हैं 6th में, ठीक है। हाँ, यहाँ पर अगर जुपिटर, वीनस बैठा हो तो उसको रोग होगा, वो डेप्थ में जाएगा, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे कुछ कंपटीशन की जो बात कर रहे थे हम, कंपटीशन वाली चीजें यहाँ पर 6th हाउस में, यहाँ पर शनि, राहु, केतु यहाँ पर अच्छे रिजल्ट नहीं देंगे, ओके। अब ये एक अलग बात है, इस पर भी हम बात कर लेंगे आगे, ठीक है। 7th हाउस की बात करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैं एक चीज और छोटी सी बता देता हूँ। जो लोग समझ रहे हैं 6 आप समझो, कुंडली आपने अपनी ओपन करी, 6th हाउस आपने समझना सीख लिया। 6th हाउस में जो नंबर है, ठीक है, 6th हाउस का जो प्लेनेट है आपका, ठीक है, वो भी जिधर भी बैठेगा वो भी परेशानी देगा। ये टेक्निकल बात है, ठीक है, इसको हम आराम से बात करेंगे। अभी हम जो बता रहे हैं, लोग ये ना समझें कि हाउस कैसे वो पता करेंगे, वो कुंडली देख के ही समझ पाएंगे कि हाउसेस कहाँ है, पोजीशनिंग कहाँ है, यही ना? हाँ, अभी तक तो हम ये चीज समझ गए, बहुत सिंपल तरीके से चल रहे हैं कि कुंडली हमने ओपन कर लिया। लग्न क्या होता है, जहाँ पर ASC या लग्न लिखा हो, चाहे नंबर कोई भी लिखा हो, आपका वही नंबर होगा, ठीक है। वहां से हमने एंटी क्लॉकवाइज पढ़ा, 1 2 3 4 5 6 तक अभी हम पहुंचे। एक नंबर का हमने ज़ोडिएक साइन भी बता दिया, ठीक है। एक नंबर का ज़ोडिएक साइन का रूलर भी बता दिया, कौन इसका मालिक है, ठीक है। तो अभी हम आगे चलते हैं। जो आपने प्लेनेट बताया वो रूलर है, हाँ, वो उसका रूलर है, उस ज़ोडिएक साइन के, उस ज़ोडिएक साइन का रूलर है। और जैसे ज़ोडिएक, अभी हम इस पे 6th पे कंटिन्यू कर लेंगे। ये ज़ोडिएक साइन डिफाइन कैसे होता है? इसके एक ही रास्ता है कि आप जब पैदा होते हैं वो डेट ऑफ बर्थ से, या नाम के फर्स्ट लेटर से, या वो मंथ पे डिपेंड करता है? कई रास्ते हैं ज़ोडिएक साइन के। बड़ा पॉइंट है, मैं इसके लिए एक रिसर्च किया, रील काफी बनाई हुई है इस पर, और एक और यूट्यूबर है, उन्होंने बहुत कुछ बोला भी था इसके ऊपर। अच्छा, ठीक है। तो एस्ट्रोलॉजी में एक तो होता है जो लोग समझते हैं, आज इसको क्लियर कर देता हूं मैं कि जो एक्सक्लूसिव ऑन न्यूज़ डी की जी, है ना, जो
मंथ के हिसाब से हम देखते हैं वो होता है सन साइन। ओके, ठीक है, जो मंथ देखो, जिसमें बॉर्न है। साइन तो सारे सब हर प्लेनेट किसी ना किसी साइन में बैठा है। ठीक है, यानी साइन तो आपके 12 हैं, 9 के 9 हैं। ठीक है, 9 प्लेनेट है, लेकिन हम यहाँ पे अपने लोग तो कनेक्ट करते हैं अपने बिहेवियर से, अपने नेचर से। ज़ोडिएक साइन में जो हम बातें करते हैं वो अपने बिहेवियर नेचर की बात करते हैं, अपने बारे में लोग जानना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले पकड़ते हैं सन को। ठीक है, अब यहाँ पर भी लोग कैसे कनेक्ट करते हैं कि मेरा जन्म हुआ 14 जनवरी से 14 फरवरी तक, तो मैं हुआ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, लोग इस तरीके से कनेक्ट करते हैं। मेरा जन्म हुआ 14 अप्रैल से लेकर 14 मई तक, तो मैं हो गया एरीज। ठीक है, ये बहुत गलत तरीका है। ठीक है, मैं जितने से भी कंसल्टेशन लेता हूँ सभी यही बताते हैं कि मेरा तो सर ज़ोडिएक साइन ये है, आप गलत बता रहे हो। ऐसा नहीं है। आप जब भी अपनी कुंडली ओपन करोगे, अब यहाँ पर भी बात कर लेता हूँ कि 1 महीने में कितने बच्चे पैदा हो जाते हैं। सब एक जैसे नहीं हो सकते, सबका एक ज़ोडिएक साइन पे मैं प्रेडिक्शन नहीं दे सकता, वो एक गलत तरीका है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि मून को पकड़ लो। मून हर 2.5 दिन में एक राशि बदलता है। ठीक है, जिस दिन आपका जन्म हुआ उस दिन के आसपास 2.5 दिन में जितने बच्चे पैदा हुए सबका एक ज़ोडिएक साइन होगा, मून साइन। ठीक है, तो ये भी एक अच्छा तरीका नहीं है। ये भी क्योंकि मैं एस्ट्रोलॉजी का स्कॉलर भी हूँ, स्टडी भी करता हूँ, रिसर्च करता हूँ, तो मैंने भी नोटिस किया कि ये भी अच्छा तरीका नहीं है। इससे भी नहीं प्रेडिक्शन आएगी बढ़िया। तो हमने और डिटेल में गए, हमने देखा लग्न बदल जाता है हर 2 घंटे में। अच्छा, तो यहाँ पर थोड़ी एक्यूरेसी आती है। अगर आपको अपना ज़ोडिएक साइन के बारे में पता ही करना है, या तो आपको ये जानना है कि मेरा ज़ोडिएक साइन ये क्या है, तो मून साइन को मुझे जानना है मेरा ज़ोडिएक साइन क्या है। आपका ज़ोडिएक लाइव टेस्ट कर रहे हैं, आपका ज़ोडिएक मतलब साइन हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। आपको अगर जानना है तो अपने किसी भी एस्ट्रोलॉजी के सॉफ्टवेयर में जाओ। ठीक है, अपनी कुंडली एस्ट्रोलॉजी के एप्लीकेशन में जाओ। ठीक है, या कहीं एक सबसे अच्छा सॉफ्टवेयर है दीर्घ पंचांग, या जस्ट लाइक जो भी आपको पसंद हो। मैं यहाँ पे प्रमोशन किसी का नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, किसी के भी सॉफ्टवेयर में जाओ, सॉफ्टवेयर में गूगल कर लो, अपनी कुंडली ओपन कर लो। नहीं है, ठीक है, कुंडली नहीं है तो डेट ऑफ बर्थ होगा। ठीक है, टाइम ऑफ बर्थ होगा। अगर टाइम ऑफ बर्थ नहीं पता तो आपको मून साइन देखना पड़ेगा। ओके, ठीक है, और अगर आसपास का टाइम पता है, एग्जैक्ट नहीं पता, आसपास का टाइम पता है तो भी चल जाएगा, क्योंकि 2 घंटे का हमें यहाँ पे फर्क है। 2 घंटे में राशि बदलेगी लग्न की, तो भी पता चल जाएगा। तो डेट, मंथ और ईयर ये एग्जैक्ट पता होना चाहिए। उसके अलावा टाइम एग्जैक्ट पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो 2 घंटे के आसपास का समय भी पता हो तो भी चल जाएगा। तो भी चल जाएगा। ठीक है, और प्लेस ऑफ बर्थ, ये 3 चीज अगर आपने पुट कर दी आपकी कुंडली खुल जाएगी। कुंडली में जिधर मून लिख बैठा हो, आप कुंडली में ये भी मत देखो, कुंडली में देखो कि मून कहाँ लिखा हुआ है। या तो मून लिखा होगा, या MO लिखा होगा, या हिंदी में च लिखा होगा, चंद्र ऐसे लिखा होगा। जिधर भी लिखा है आप उसको फाइंड आउट करो, वो किस बॉक्स में बैठा है, उस बॉक्स में कौन सा नंबर है। अच्छा, वो नंबर आपका मून साइन हुआ। सिंपल तरीका, मतलब ज़ोडिएक साइन हो, ज़ोडिएक नंबर होगा। हाँ, अगर आप दोबारा समझो, सॉफ्टवेयर खोल लिया, कुंडली में देखा, उसमें चार्ट में देखा चंद्रमा कहाँ लिखा हुआ है, चंद्रमा जिस नंबर पे लिखा हुआ है, जिस नंबर में बैठा हुआ है, वो आपका ज़ोडिएक साइन हुआ। ओके, ये तो आपका मून साइन हो गया। ठीक है, ठीक है, आपने एक जगह लिखी है ये मेरा मून साइन। अब मैं क्या बता रहा हूँ, मून साइन तो उससे मुझे काफी एक्यूरेट मेरा ज़ोडिएक साइन पता लग जाएगा। अब मैं क्या बता रहा हूँ, मून साइन से भी बहुत एक्यूरेसी नहीं आती। ये तो मैंने ज़ोडिएक साइन देखना बताया आपको। हमने और डिटेल में गए तो हमने देखा असेंडेंट साइन। ये क्या होता है? अब ये क्या होता है, आपने अपनी कुंडली ओपन कर रखी है, यहाँ पर आप देखो कि ASC कहाँ लिखा हुआ है। ASC असेंडेंट, असेंडेंट को शॉर्ट में लिखते हैं ASC। ठीक है, इसको हिंदी में कहते हैं लग्न। ओके, तो लग्न कहाँ लिखा हुआ है ये देखो, फाइंड कहीं भी आपको, आप कहीं भी रह जाए आपको सब जिधर दिखेगा लग्न असेंडेंट, वहां पे जो नंबर लिखा हो, मतलब ये भी किसी हाउस के अंदर ही लिखा होगा या बॉक्स के, किसी बॉक्स में लिखा होगा। ठीक है, ASC लग्न, इन शॉर्ट फर्स्ट हाउस होता है कुंडली का। तो हमने समझ लिया ASC कहाँ पर है। ठीक है,
तो आप कह रहे थे यूजुअली वो फर्स्ट बॉक्स में लिखा होता है। हाँ, फर्स्ट बॉक्स में लिखा होता है। ठीक है। और फर्स्ट बॉक्स में हम ढूंढ नहीं पाते नॉर्मली। हमें लगता है जहाँ पर एक नंबर लिखा है वो फर्स्ट बॉक्स है। हाँ, ऐसा नहीं है। जिधर ASC लग्न, मैं बार बार इस चीज को इसलिए मैं समझा रहा हूँ क्योंकि कुंडली का सबसे बेस वही है। ओके। अगर हमने फर्स्ट हाउस को पकड़ना सीख लिया तो हम कुंडली को पढ़ना सीख सकते हैं। ठीक है, तो हमने कुंडली का फर्स्ट हाउस ASC जहाँ लग्न लिखा है वो देखा। बस इसमें जो मिसकंसेप्शन है वो है कि जहाँ 1 लिखा होता है लोग उसको फर्स्ट समझ लेते उसको हैं, फर्स्ट मान, वो ना समझे। फर्स्ट हाउस कहीं भी लिखा हो सकता है। ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये देख लिया, जहाँ पर ASC पे जो नंबर लिखा हुआ है वो नंबर की राशि आपकी बहुत एक्यूरेट निकलेगी, वो ज्यादा एक्यूरेट निकलेगी। ओके, तो ये तरीके हैं, ये तरीका है। अगर आप अपना अपना ज़ोडिएक ज़ोडिएक साइन जानना चाहते हो कि मैं कैसा हूँ, तो आप उस एसेंडेंट साइन को पकड़ लो, वही आपके बारे में अच्छे से बता पाएगा। और जो लोग नाम के लेटर से समझ लेते हैं ज़ोडिएक साइन, देखो नाम का लेटर से वो तरीका अच्छा नहीं है। अगर आपको बताऊं कि श्री कृष्ण और कंस एक ही नाम राशि के हैं, राम और रावण एक नाम राशि के हैं, सब दोनों में कितना फर्क है। राम रावण अलग अलग हैं, श्री कृष्ण और कंस अलग अलग हैं, एक जैसे नहीं है। उससे प्रेडिक्शन नहीं आएगी, उससे एक्यूरेसी नहीं आएगी। हमें एक्यूरेसी देखनी है तो हमें नाम से नाम तो चेंज कर लो। मान लो किसी नाम रखे जाते थे पुराने जमाने में, नाम रखे जाते थे, आपका जो मून जिस नक्षत्र में बैठा हुआ है और जिस पद में बैठा हुआ है उस हर नक्षत्र का एक अक्षर है। ठीक है, 27 नक्षत्र हैं, 27 के एक एक नक्षत्र के अंदर 4 अक्षर आ जाते हैं, इसको हम कहते हैं 4 पद, चरण। ठीक है, तो हर नक्षत्र के अंदर एक एक अल्फाबेट दिया हुआ। एक नक्षत्र के अंदर आ जाते हैं 4। हाँ, एक नक्षत्र के अंदर 4 अल्फाबेट आ जाते हैं। ओके, ये उसका भी सब डिवीजन है। हाँ, उसकी भी सब डिवीजन है। तो मैं बात कर रहा था कि पुराने जमाने में जो नाम रखे जाते थे वो हर चंद्रमा के नक्षत्र के ऊपर रखा जाता था। अच्छा। ठीक है, जब भी पंडित की बात कर लिया तो चंद्रमा का नक्षत्र देखा, ये नाम देखा, ये नंबर नाम का आप नाम रख लो, ये फर्स्ट लेटर दे देते, आप नाम रख लो। ठीक है, तो उसके बेसिस पे कुछ हद तक प्रेडिक्शन या राशि समझ में आती थी। हम कह सकते थे हाँ ये आपका मून साइन। लेकिन आज के समय में नाम कुछ भी लोग कैसे भी रख रहे हैं, तो वहां पर हम नाम से नहीं जाएंगे, क्योंकि हमें अल्टीमेटली प्रेडिक्शन देनी है, एक्यूरेसी लानी है, तो हम तो कुंडली ही देखेंगे। कुंडली से ही एक्यूरेसी समझ में आएगी, दिखेगा। कुंडली से ही राशि का पता करो, फिर राशि से ही चीजें देखो, ये एग्जिट प्रोसेस। अब राशि से तो आपके बारे में ही पता चलेगा। अल्टीमेटली हमें सारी प्लेसमेंट देखनी पड़ेगी, कौन से प्लेनेट का इन्फ्लुएंस आ रहा है, प्लेनेटरी पोजीशन को देखना पड़ेगा, तो उससे थोड़ा निकल के आएगा। नहीं, ये आपने बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताई है, क्योंकि इनसे उन लोगों को भी जवाब मिल जाता है जो ये कहते हैं कि एक दिन में तो बहुत सारे बच्चे पैदा होते हैं, एक महीने में तो बहुत सारे बच्चे पैदा होते हैं, एक नाम के बहुत सारे लोग होते हैं, तो राशि कैसे सब पे सेम इम्प्लीमेंट हो सकती है। मेरे पास एक वीडियो स्क्रॉल होते हुए आ गई थी कि एस नाम वाले इस तरीके के होते हैं या SH नाम वाले इस तरीके के होते हैं। अब देखो उसके पीछे का लॉजिक क्या है। मैं भी कुछ वीडियो बनाता हूँ, तो मेरे पास लोग कमेंट करते हैं सर मेरा नाम है, मेरा तो ऐसा नहीं हूँ। तो मेरा कहने का मतलब, मैं हर कमेंट के कैप्शन में लिखता हूँ कि अगर आपका ये नक्षत्र है, ये जन्म इस तारीख को आप पैदा हुए हैं, तभी आपके साथ ये होगा। सारे एस वाले लोग एक जैसे नहीं होंगे। एक मैंने पॉइंट उठा के दिया है ना। बहुत सारे नाम पर भी इफेक्ट आता है, नाम क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, और नाम के लिए भी हम पूरा नेम के लिए पूरा देखते हैं कि नेम जो भी आपका नाम है, ठीक है, नाम का जो अल्फाबेट है, जो अक्षर है, उसका जो प्लेनेट है वो आपकी कुंडली में किधर बैठा हुआ है, उसको भी हम देखते हैं। वो भी एक तरीका है। ठीक है, वापस आ जाते हैं, वो जहाँ 6 पे छोड़ा था हमने 7th, और फिर आगे कंप्लीट कर लेते। अब हम 7th हाउस की बात करते हैं। तो 7th हाउस है हमारा पार्टनर का, हमारा जीवन साथी का, हमारा रिलेशनशिप का, है ना, पत्नी का हो गया। ठीक है, 7th हाउस बिजनेस पार्टनर का भी होता है। 7th हाउस को हम बिजनेस के लिए भी देखते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पर हम एक बात और बता देता हूँ 6th हाउस की। जो लोग कहते हैं मैं बिजनेस करूंगा या जॉब करूंगा, तो 6th हाउस होता है जॉब का और 7th हाउस होता है बिजनेस का। इन दोनों में से जो स्ट्रांग होगा वो आप करेंगे।
ठीक है, ये एक अलग बात हो गई। अब बात आगे करते हैं 8th हाउस की, ठीक है। तो 8th हाउस होता है छिपी हुई चीजों का, मतलब 8th हाउस गुप्त है, गुप्त विद्याओं का, गुप्त चीजों का, ऑकल्ट का, एस्ट्रोलॉजी का। जो एस्ट्रोलॉजर हैं उनका कहीं ना कहीं 8th हाउस स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो 8th हाउस ऑकल्ट का हो गया, सडननेस का हो गया, अचानक हो गया, सडन कोई भी चीज अचानक हो गई। 8th हाउस आपकी मृत्यु का भी है, आयु का भी है, वो कब मिलेगी, कितनी होगी, लंबी होगी, छोटी होगी आयु, ये भी देखते हैं, ठीक है। 8th हाउस हो गया हमारी मृत्यु के साथ साथ हमने देख लिया, क्योंकि मृत्यु आएगी तो कोई चीज छूटेगी तो उसका कुछ मिलेगा, तो इंश्योरेंस के लिए भी हम देखते हैं, ठीक है, इंश्योरेंस का पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा। 8th हाउस को हम डाउरी के लिए भी देखते हैं, दहेज के लिए भी देखते हैं कि वो मिलेगा, कैसा मिलेगा। 8th हाउस को हम पैटर्नल या एंसेस्टर प्रॉपर्टी से भी कनेक्ट करके देखते हैं, ठीक है। तो 8th हाउस इन चीजों का हो गया। 8th हाउस इन सब चीजों के साथ साथ हार्डवर्क, ऑब्स्टेकल्स के लिए भी हम देख। 8th हाउस को बहुत अच्छा नहीं बताया गया, अच्छा, कुछ चीजों के लिए अच्छा है। किसी हाउस का स्ट्रांग होना ज्यादा अच्छा होता है, वीक होना? मैं तो मानता हूँ सभी स्ट्रांग होने चाहिए, सब स्ट्रांग होने चाहिए। हाँ, लेकिन कुछ बुक्स हैं, जैसे कि फल दीपिका एक बुक है, शास्त्र है, या बृहद पाराशर होरा शास्त्र एक बुक है, सबसे पुरानी बुक्स है एस्ट्रोलॉजी की। बाकी सब अपने अपने ऑथर ने अपनी अपनी बात कही है, ठीक है। तो फल दीपिका ये बात कहती है कि कुंडली में 6, 8, 12 हाउस वीक होने चाहिए और बाकी हाउस स्ट्रांग होने चाहिए। 6, 8, 12 अगर बैलेंस चाहते हो तो हर किसी में ऐसा नहीं देखने को मिलता, ठीक है। ये आइडियल कंडीशन हाँ, ये एक आइडियल कंडीशन है, नॉर्मल, ये उन्होंने अपनी जनरल बात कही है, क्योंकि स्टार्टिंग के चैप्टर्स में उन्होंने बात बोली है, बाकी और डिटेल में पढ़ोगे। 500 पेज की बुक है वो, ठीक है, तो उसमें आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब एस्ट्रोलॉजी 500 पेज की बुक को पढ़ने के लिए मेरे को 8-10 महीने लगे थे। अब हम 1 घंटे 2 घंटे के पॉडकास्ट में सब कुछ नहीं बता सकते। कंसल्टेशन में भी लोग समझते हैं 5 मिनट बता दो, 5 मिनट की फीस ले लो, 5 मिनट भी नहीं पता चल सकता है सब कुछ, ठीक है। बहुत डिटेल की चीजें अंदर की, बहुत कुछ डिटेल में सब कुछ देखना पड़ता है, ठीक है। 9th पे आते हैं। अब 9th हाउस की बात करते हैं। तो 9th हाउस होता है लक, भाग्य का, ठीक है। भाग्य का मतलब क्या हुआ, हमने 7th हाउस देखा, 7th हाउस पत्नी का है, तो पत्नी भाग्य है। अब 4th हाउस हमने देखा कंफर्ट का, तो 4th हाउस अगर अच्छा हुआ तो कंफर्ट तो मिल ही जाएगा। तो 9th हाउस किस भाग्य की हम बात कर रहे हैं? 9th हाउस अल्टीमेटली हमारे जो भी ताला है उसकी चाबी है, ठीक है। इसको भी हम एक अलग टेक्निक से भी कुंडली को देखते हैं, ठीक है। इसका टेक्निक ये है कि 4th हाउस से आप 4th हाउस का जो सुख है वो मिलेगा नहीं मिलेगा। अच्छा। तो 4th हाउस से हम 9th हाउस को देखते हैं कि वो लक का है, तो वहां पर वो भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ये टेक्निकल हम थोड़ा चले गए, इसको थोड़ी देर के लिए हम साइड रखते हैं, ठीक है। अभी हम 9th हाउस की बात करते हैं, ठीक है। तो 9th हाउस हो गया लक का, 9th हाउस हो गया आपका फादर का, 9th हाउस हो गया तपस्या का, 9th हाउस लॉन्ग ट्रेवल का हो गया, फॉरेन ट्रेवल के लिए भी देखा जाता है। 9th हाउस हमारा धर्म से जुड़ी चीजें भी होती हैं, रिलीजन भी होता है, और जितनी पिलग्रिमेजेस होते हैं उसके लिए भी देखते हैं हम, ठीक है। और अल्टीमेटली 9th हाउस बहुत शुद्ध, पवित्र, सात्विक देखा गया है। 5th हाउस को भी हमने पूजा पाठ से जोड़ा था, स्पिरिचुअलिटी से जोड़ा था, पास्ट लाइफ से जोड़ा था। तो ऐसे 9th हाउस भी हमने फादर से जोड़ा, स्पिरिचुअलिटी से जोड़ा, और तपस्या से जोड़ा, ठीक है, ध्यान से जोड़ा, मंत्र चैंटिंग से जोड़ा। 9th हाउस जिसका स्ट्रांग होता है, और कहीं ना कहीं 1st हाउस का प्लेनेट 9th हाउस से कनेक्ट होता है, तो ऐसे लोग स्पिरिचुअलिटी में एंटर होते हैं। जो साधु बनते होंगे उनका तो बहुत स्ट्रांग रहता होगा। हाँ, 9th हाउस बहुत स्ट्रांग होता है, उनका कनेक्शन देखने को मिल जाता है, ठीक है। और 9th हाउस जो हमने इसकी भी बात करते हैं, 9th हाउस का कोई ना कोई प्लेनेट होगा आपका, जो उस प्लेनेट का प्लेनेट जो भी राशि लिखी हुई उसका प्लेनेट होगा, उस प्लेनेट की अगर आपको दशा अंतर्दशा आ जाए तो आप कहीं ना कहीं ट्रैवलिंग करोगे। अच्छा। आपके कहीं धार्मिक यात्राएं होंगी, ठीक है। बहुत सारी मैंने भी देखी हैं अपनी पर्सनली। बचपन में मेरा ट्रैवल, मैंने बचपन अपने 2009 से 11 के बीच में, मेरी उम्र भी बहुत 20 से अंडर ही था, तो मैंने चारों धाम की यात्रा कर ली। गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, सब जगह हुआ आया।
वो मेरा पीरियड चल भी रहा था, मैंने ऐसे कनेक्ट भी किया। बहुत सारे लोग मैं देखता हूँ 9th हाउस एक्टिवेट होता है तो वो इस तरीके की यात्राएं वगैरह कर लेते हैं। ठीक है, ये रिलीजियस यात्राएं, रिलीजियस चीजें। अब 10th हाउस की बात करते हैं। 10th हाउस होता है हमारा कर्म का, प्रोफेशन का, काम करने के तरीके का। हमारा काम करने का तरीका क्या होगा, ठीक है, हम क्या काम करेंगे, क्या प्रोफेशन होगा, किस लिए मेरा जन्म हुआ है। बहुत लोग पूछते हैं मेरा जन्म क्या हुआ है, पर्पस ऑफ माय पर्पस ऑफ बर्थ। लाइफ, तो 10th हाउस से हम देखते हैं। ठीक है, एक तो हो गया पर्पस ऑफ लाइफ, एक हो गया मैं ऐसा क्या काम करूं जिससे मैं पैसा कमाऊं। ठीक है, वो दोनों ही डिफरेंट चीजें हैं। तो पर्पस ऑफ लाइफ हम 10th हाउस से देखते हैं। ठीक है, 10th हाउस नेम, फेम, स्टेटस, पोजीशन और मेन तो यही है। इन चारों पांचों चीजों के लिए हम देखते हैं 10th हाउस को। ठीक है, 10th हाउस को विन के लिए भी देखा जाता है, जीतने के लिए भी देखा जाता है, और बेसिक 10th हाउस इन्हीं चीजों के लिए हम देखते हैं। मतलब नाम, नेम, फेम मिलेगा नहीं मिलेगा ये 10th हाउस बताता है। 10th हाउस बताता है। इसका स्ट्रांग होगा तो मिलेगा, जिसका स्ट्रांग होगा उसको मिलेगा। ये पता कैसे चलता है कि कौन सा हाउस स्ट्रांग है या वीक है? ये कैसे पता चलता है? हाँ, कुंडली का 1st हाउस, 5th हाउस, 9th हाउस और 11th हाउस एंड 2nd हाउस, ये इनके प्लैनेट अगर 10th हाउस में बैठे हो, अगर 10th हाउस से कनेक्ट करते हो, तो वो उस व्यक्ति का 10th हाउस स्ट्रांग है। आपने काफी सारे हाउस बताए। हाँ, काफी सारे हाउस रिपीट बताते कर हैं। देते हैं। यही तो है, प्रिंसिपल छोटे छोटे होते हैं, हाँ। इनको समझना बहुत समय लगता है। दोबारा बताता हूँ मैं। हमने बात कर ली एक एक, यहाँ पर आप एडिट दिखा देना साइड में। हाँ, ठीक है, एक एक प्लेनेट का हमने एक एक ज़ोडिएक साइन का प्लेनेट बता दिया। ठीक है। ठीक है, अब हमने बात करी 2nd हाउस कौन सा है। हाँ, आपकी कुंडली का जो 2nd हाउस का जो प्लेनेट है वो अगर 10th में बैठा हो तो आपका 10th हाउस स्ट्रांग है। आपको जो मैंने 10th हाउस की चीजें बताई थी वो सब मिलेगा। ठीक है, अब हमने बात करी कौन कौन से हाउस। अब ये सेम प्रोसेस हमें बाकी सब चीजों के लिए फॉलो करना है। 2nd हाउस, 1st हाउस, 5th हाउस, 9th हाउस और 11th हाउस। 1st, 2nd, 5th, 9th, 11th, ये इनके प्लेनेट, जो भी नंबर आपका बैठा है, जो प्लेनेट है, वो प्लेनेट अगर 10th हाउस में बैठा हो, इनमें से किसी का भी, इनमें से किसी का भी, अगर मैक्सिमम बैठे हो, सारे बैठे हो, ऐसा हो सकता है। ऐसा पॉसिबल है। आप देखो दिशा, तो बहुत पैसा होगा लाइफ में। हाँ, उसके पास खूब पैसा होगा, खूब पावर होगी, मैंने देखा है। जैसे बड़े पॉलिटिशियंस होते हैं। हाँ, मैं एक मेरे एक क्लाइंट है, उनका नाम नहीं लूंगा। ठीक है, उनके 10th हाउस में 5 प्लेनेट बैठे हुए हैं और बहुत स्ट्रांगली बैठे हुए। जो मैंने नंबर बोले थे वो सब प्लेनेट वहाँ बैठे हुए हैं, खूब अच्छा अर्न करते हैं, खूब किसी चीज़ की कमी नहीं है उनके पास, पावर है। उन्होंने कोविड के समय पर भी मास्क और सैनिटाइजर बेचकर भी उन्होंने 50-60 लाख रुपए कमा लिया था। तो उनके पास अपॉर्चुनिटी की कमी नहीं है, पैसे की कमी नहीं है। तो ऐसे मैंने बहुत सारे देखे। इवन मेरे पे एक सडन, मैं मॉर्निंग में उठा था, अपने ऑफिस गया था, तो अचानक मेरे पे कॉल आया था कि मैं इस कंपनी का मालिक बोल रहा हूँ और आप बस मुझसे थोड़ी देर बात कर लो। एक आराम से उन्होंने आधा पौन घंटा बात किया। उन्होंने कहा कि आप पैसे की चिंता मत करो, मैं आपको जितने आपकी फीस है उसका 10 गुना दूंगा। मैंने ठीक है, बात कर लो। मुझे क्या, मैं बात करी, उनकी कुंडली भी देखी, कुंडली में दिख रहा था मुझे, हाँ है, स्ट्रॉन्ग है, अच्छा है। बट कभी कभी बात करके लगता नहीं है कि हाँ। जब उन्होंने मेरे को 4-5 दिन बाद में, 4-5 दिन हो गया था, मेरे को लगा होगा कोई, 4-5 दिन उन्होंने पेमेंट किया था। उन्होंने जितना था उसका 10 गुना दिया था। और जिस नंबर से उन्होंने पेमेंट किया था, उनकी जो ईमेल आईडी थी उसको मैंने गूगल करके देखा, हो सकता है कोई बड़ा आदमी हो। तो जब मैंने देखा तो वो एक कंपनी के फाउंडर थे और 500-600 करोड़ का टर्नओवर था उनका। तो कुंडली में भी ये सब चीजें दिख जाते हैं, कुंडली में वो सब दिख रहा था। और मैंने जितने भी कंसल्टेशन लेता हूँ, मैं भी कुछ शौक हो जाता हूँ, क्योंकि मैं भगवान नहीं, स्टूडेंट हूँ, स्कॉलर हूँ। कुंडली देखकर मुझे लगता है कि यार ये तो उसकी कुंडली में दिख रहा है, वो व्यक्ति कह रहा है हाँ ठीक है। एक और मैं कंजंक्शन बता देता हूँ, जिसकी कुंडली में मून और वीनस एक साथ बैठा हो, तो ऐसा व्यक्ति भी खूब पैसे वाला होता है। वीनस किसका सिंबल है? वीनस शुक्र प्लेनेट है, सिंबल नहीं है। नहीं, मतलब वो किसको हाँ, सिंबलाइज करता है? हाँ,
वीनस बताता है आपके अल्टीमेटली फाइनेंसेस को, पैसे को। वीनस 5 स्टार प्लेनेट है, जिसका वीनस जितना अच्छा होगा उतना वो फाइनेंस की कमी नहीं होगी। और आप ऐसे देखो कि किसी के पास MI का फोन है और किसी के पास iPhone है, तो वीनस डिफाइन करता है, शुक्र डिफाइन करता है। यहाँ पर भी एक अल्टीमेट बात है कि अगर किसी की कुंडली में शुक्र ग्रह वीक हो तो उतना खर्चीला होगा। आप ऐसे देखो, मुकेश अंबानी है, सादा रंग से टी-शर्ट पहनते हैं और शर्ट पहनते हैं और पैंट ब्लैक पैंट पहनते हैं, उनका वीनस 100% बहुत स्ट्रांग होगा। तो 11th हाउस होता है हमारी फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर का, फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर, जो हमारी डिजायर है वो फुलफिल होगी या नहीं होगी। ठीक है। 11th हाउस इनकम का होता है, डिजायर का हो गया, बड़े भाई का होता है। और 11th हाउस को हम साथ में मेन ये 3 चीजों से हम कनेक्ट करके देखते हैं, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। 11th हाउस को अगर आप देखोगे तो और भी बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। जैसे कि 10th हाउस हमारे कर्म का है, तो 11th हाउस कर्मों का फल है, ठीक है, वो कब मिलेगा, ठीक है, जो श्री कृष्ण ने कहा कि कर्मों का फल है, ठीक है। तो कुंडली से हम थोड़ा बहुत ये देख लेते हैं कि वो फल कब मिलेगा। कभी कभी हम पेशेंस लेस हो जाते हैं, एंजाइटी होती है, लेकिन हम उसको बदल नहीं पाते, चेंज नहीं कर पाते, ठीक है। थोड़ा कम ज्यादा शायद कर सकते हैं वास्तु वगैरह इन सब चीजों को मिलाकर, लेकिन हम अल्टीमेटली 11th हाउस को हम गेन, प्रॉफिट और इनकम, फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर से कनेक्ट करके देखते हैं। 12th हाउस की अगर हम बात करते हैं तो 12th हाउस होता है एक्सपेंडिचर का, ठीक है। फर्स्ट हाउस में हम अर्थ पर आए तो 12th हाउस जाने का है, मोक्ष का है, एक्सपेंडिचर का है, फॉरेन ट्रेवल का है, ठीक है। अब सब चीजें कहीं ना कहीं कनेक्ट है कि मैं कहीं से मैं जा रहा हूँ, यहाँ से इंडिया से भी जा रहा हूँ तो फॉरेन ट्रेवल से भी जोड़ दिया। 11th हाउस हॉस्पिटल का भी होता है, ठीक है। अब यहाँ पर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि मेरा 12th हाउस एक्टिवेट हो गया तो मैं हॉस्पिटल जाऊंगा, फॉरेन जाऊंगा, खर्चा होगा, क्या होगा, ठीक है। यहाँ पर हम थोड़ा प्लैनेटरी पोजीशन से कनेक्ट करके देखते हैं कि आपका स्ट्रांग है, वीक है, कौन सा प्लैनेट कनेक्ट हो रहा है, कौन सा प्लैनेट का सिग्निफिकेटर कनेक्ट हो रहा है, तो तब देखते हैं कि अल्टीमेटली होगा क्या। बेसिकली 12th हाउस एक्सपेंडिचर, फॉरेन ट्रेवल, हॉस्पिटलाइजेशन और साथ में आपका इन्वेस्टमेंट्स, इसके लिए हम देखते हैं। ठीक है, ये हमने 12 हाउसेस की बात कर ली। हाँ, अब थोड़ा सा आ जाते हैं न्यूमरोलॉजी पे बात करते हैं। हाँ, जैसे अक्सर लोग डेट ऑफ बर्थ का मूलांक निकालते हैं, या ये आपका जो नंबर है ये डेट ऑफ बर्थ में हो तो ऐसा होगा, वो प्रेडिक्शंस जो होती हैं, उनके बारे में थोड़ा बताइए, 0 से लेके 9 तक कि क्या है न्यूमरोलॉजी, क्या न्यूमरोलॉजी बताता हूँ। न्यूमरोलॉजी अल्टीमेटली यहाँ पर अगेन डेटा पे काम करता है, ओके, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम सन की बात कर रहे हैं, जिसका भी जन्म 1 तारीख, 10 तारीख और 19 तारीख या 28 तारीख का जन्म हुआ है, तो ये सारे का टोटल आता है 1, ठीक है। तो 1 नंबर को हम कनेक्ट करते हैं सन से, ठीक है। अब ये सन, जो मैं बात बताऊं, सन को हम जोड़ते हैं लीडरशिप से, कॉन्फिडेंस से। तो जो भी ये तारीख को पैदा हुए हैं, 1, 10, 19 या 28, ये सारे लीडरशिप को रूल करते हैं। ये सारे लोग कॉन्फिडेंस इनके अंदर भरपूर होता है, इन लोगों के अंदर स्टबर्न नेचर होता है, जिद्दी स्वभाव के होते हैं, डोमिनेंस स्वभाव के होते हैं। अब ये जो मैं बातें बता रहा हूँ ये सब सन की बता रहा हूँ। अब हमारे जब ऋषि मुनियों ने इसको कनेक्ट किया, इनको हमने रिसर्च किया, डेटा को कलेक्ट किया, तो ये सारे सन की क्वालिटीज इन्होंने कॉमन 1 नंबर से कनेक्ट होते हुए देखा, ओके, ठीक है। तो 1 नंबर सन का नहीं है, सन की क्वालिटीज 1 नंबर वालों के अंदर देखी गई। तो यहाँ से न्यूमरोलॉजी का इन्वेंट हुआ या आविष्कार हुआ। अब आप जब हमने आगे देखा, जो लोगों का जन्म 2 तारीख का हुआ, 11 का हुआ या 20 को हुआ, ठीक है, इवन 22 तारीख, वैसे तो 22 का टोटल 4 हो गया, लेकिन 22 में 2 बार 2 आ गया, ठीक है। तो इन तारीख वालों के अंदर 2 नंबर की क्वालिटी हो गया मून का। 29 भी आ गया, ठीक है। हम चलो 22 को, मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है 22 का। 22 को काउंट होता है इसमें? 22 काउंट नहीं हुआ, 22 का मूलांक नहीं हुआ 2। हाँ, हम सिंपल बात करते हैं, मूलांक पे बात कर रहे हैं ना, मूलांक पे बात, मूलांक मतलब टोटल, मूलांक पे बात कर लेते हैं, ठीक है।
हमने बात करी 1 की बात हो गई, सेकंड हो गया 2 तारीख, 11 तारीख, 20 तारीख या 29 तारीख। ठीक है। इन सब का जो टोटल हुआ, सम आया, वो आया 2। ठीक है। चाहे 2 को गिना, 11 का टोटल 2 हो गया, 20 का टोटल 2 हो गया, 29 का टोटल 2 हो गया, 11 आएगा, 11 को जोड़ोगे तो 2 आएगा। ठीक है। तो इन 2 नंबर का प्लेनेट होता है मून। ठीक है। आप देखेंगे जो भी 2 तारीख मूलांक वाले हैं सब इमोशनल है। ठीक है। बहुत ज्यादा केयरिंग नेचर के हैं, नर्चरिंग नेचर के हैं, लॉयल होते हैं। और यहाँ पर है कोई? हाँ, ये जो हंस रही यही है। अच्छा। हाँ। इनका टोटल 2 आता है। अच्छा, 2 आता है। हाँ। ठीक है। तो 2 वाले लोग बहुत इमोशनल हो गए और केयरिंग नेचर के हो गए। ठीक है। साथ में अगर 2 नंबर वाले लोग को मैंने ज्यादातर देखा है केयरिंग वाले प्रोफेशन में होते हैं। ठीक है। जैसे नर्स हो गया। ठीक है। नर्स वाले जितने भी लोग होते हैं कहीं ना कहीं 2 नंबर या मून से कनेक्ट होते हुए दिखेंगे। ठीक है। तो हमने यहाँ से देख लिया 2 नंबर अगर डेट ऑफ बर्थ में ज्यादा बार आया, ठीक है, इसके बारे में हम बात करेंगे। 2 नंबर अगर डेट ऑफ बर्थ में, मान लो आपका जन्म ये 2 इन तारीख को हुआ और आपका साथ में जन्म 2002 का हो या फरवरी का हो, तो 2 नंबर ज्यादा हो गया, तो ये ओवर इमोशनल हो गया। ऐसे लोग थोड़े सेंसिटिव बहुत ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है। तो इनकी हमने बात कर ली। मेकअप आर्टिस्ट भी तो आ जाते होंगे। हाँ? ये भी तो केयरिंग ही होते हैं। मेकअप आर्टिस्ट, फैशन डिजाइनर, ये भी आ जाते हैं, ये भी केयर करते हैं। अब 2 नंबर, मैं आगे की बात बताने से पहले हम 6 को जोड़ लेते हैं यहाँ पर। ठीक है। ठीक है। 3 की जगह, क्योंकि 2 और 6 कहीं ना कहीं कॉमन है। 2 और 6 मेरा 15 है। 15 है आपका, चलो तो 6 ही हो गया ना। हाँ, 6 हो गया। तो जिसका जन्म 6 तारीख और 15 तारीख और 24 तारीख का जन्म हुआ है, इन सब का जो मूलांक हो गया 6 हो गया। ठीक है। 6 नंबर वाले लोग अट्रैक्टिव होते हैं। 6 नंबर वाले लोग फैशन ओरिएंटेड बहुत होते हैं। शुक्र का प्लेनेट है। शुक्र को हम लग्जरी से जोड़ते हैं। ऐसे लोग लग्जरी कॉन्शियस, ब्रांड कॉन्शियस और अट्रैक्टिव। साथ में हम देखते हैं जो भी 6 नंबर वाले लोग के अंदर मैंने ये भी देखे हैं कि थोड़े से नखड़े बहुत होते हैं इनके अंदर, कि ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, सब कुछ उनके हिसाब से होना चाहिए 6 नंबर वालों के पास। 2 नंबर वाला भी होता है इमोशनल, 6 भी इमोशनल होता है, लेकिन 2 नंबर वाला कह देगा ठीक है, मान जाएगा। 6 वाला जल्दी से नहीं मानेगा, कन्विंस नहीं होता जल्दी से। ठीक है। उसके हिसाब से होना चाहिए। 6 नंबर लग्जरी और हमने जोड़ लिया, इमोशन से भी जोड़ दिया। 6 नंबर वाले लोग लिटरेचर में अच्छे होते हैं, बोलने में अच्छे होते हैं। 6 नंबर वाले लोग फैशन के साथ साथ खाना बनाने में भी अच्छे होते हैं। मैं तो बिल्कुल नहीं, आप नहीं हो, खाना बनाना बिल्कुल नहीं आता है ना। 6 नंबर वाले लोगों का टेस्ट बड बहुत अच्छे होते हैं। ठीक है। तो खाना बनाना नहीं तो खाने में आप बता दोगे इसमें नमक ज्यादा या कम, ज्यादा नहीं है। ठीक है। अब यहाँ पर हम ये भी जोड़ दिए, तो हमने मूलांक की बात कर ली। ठीक है। मूलांक के साथ साथ हम डेस्टिनी नंबर भी देखते हैं। ठीक है। जो आपका या तो आपका 6 नंबर है डेट का टोटल, या पूरे डेट का टोटल 6 आता है, तो भी क्वालिटी लगभग यही होगी। ठीक है। ऐसे अभी हमने 1 की बात करी, 2 की बात करी, 6 की बाकी सब पे भी इम्प्लीमेंट होगा। हाँ, सब में भी इम्प्लीमेंट है। पूरे डेट ऑफ बर्थ का भी मूलांक अगर या तो मूलांक हो या पूरे का टोटल हो, उसको भाग्यांक कहते हैं। ठीक है। मैं सिंपल वर्ड्स में ये कहता हूँ कि आपका डेट का टोटल ये हो या पूरे डेट का टोटल, डेट मंथ ईयर का टोटल हो। ठीक है। अभी हमने 6 की बात करी, अब हम वापस से आते हैं 3 नंबर पर। ठीक है। जिसका जन्म 3 तारीख, 12 तारीख, 21 तारीख का जन्म हो, तो ऐसे लोगों का मूलांक होता है 3। ठीक है। 3 नंबर जुपिटर से देखते हैं। जुपिटर होता है टीचर का। 6 वालों का क्या बताया था आपने? 6 वाले का बताया था वीनस यानी शुक्र ग्रह। ठीक है। शुक्र की जितनी भी और भी क्वालिटीज हैं। ठीक है। अभी हम बात कर रहे हैं जुपिटर की। ठीक है। जिसका भी जन्म 3 तारीख, 21 तारीख या 12 तारीख का जन्म है, तो वो 3 नंबर से रूल किए जाते हैं। 3 नंबर होता है जुपिटर का। ठीक है। तो जुपिटर वाली क्वालिटीज इनके अंदर सबसे ज्यादा होंगी। जुपिटर वाली क्वालिटीज क्या होंगी? ऐसे लोग विजडम बहुत होगा इनके अंदर, समझदार बहुत होंगे। ऐसे लोग कंसल्टेशन में बहुत अच्छे होते हैं, समझाने में बहुत अच्छे होते हैं, और इनका मैनेजमेंट पावर बहुत अच्छा होता है। और ऐसे लोग अपनी फैमिली से बहुत कनेक्ट करते हैं,
फैमिली से जो भी बातें डिस्कस करते हैं फैमिली से डिस्कस करके ही करते हैं। कॉन्फिडेंस बहुत होता है इनके अंदर, ठीक है। और बेसिकली जुपिटर की ये सब बातें होती हैं। जुपिटर की और भी अगर हम बात करें तो प्रोसेसिंग में बहुत अच्छे होते हैं, यानी मैंने अगर आपको कोई बात बताई आप समझ गए, उस चीज को आप कितने अंदर मन में रख पाते हो, ठीक है, इसके लिए अच्छे होते हैं। 3 नंबर वाले लोग अपने ऊपर अच्छे से कंट्रोल भी कर सकते हैं, मतलब उनकी विल पावर बहुत अच्छी होती है कि अगर मेरी ये बुरी आदत है तो मैं इसको नहीं करूँगा, तो नहीं करते 3 नंबर वाले लोग, चाहे वो डेस्टिनी में हो चाहे मूलांक हो, ठीक है। अब हम बात करते हैं 4 नंबर की, जिसका भी जन्म 4 तारीख, 13 तारीख और 22 तारीख या 31 तारीख का जन्म हो, ये सब 4 नंबर वाले हैं, यानी इनका मूलांक 4 नंबर है। 4 नंबर को हम कनेक्ट करते हैं राहु से, ठीक है। और राहु को अगर आप समझेंगे, राहु के पीछे की एक छोटी सी स्टोरी ये है कि राहु और केतु कोई प्लेनेट नहीं था, एक सौर भानु के नाम से प्लेनेट था, एक पर्सन, स्टोरी के माध्यम से बताया गया है। सौर भानु एक पर्सन था जिसको अमृत पीने की बहुत लालच थी, अमृत पीना था उसको, राक्षस था, उसको अमृत पीना था, उसको देवों में बैठने की बहुत चाह थी, ठीक है। तो उसने जैसे ही अमृत पिया तो, और एक विष्णु भगवान के रूप में एक फीमेल थी, उनका मोहिनी नाम था, ठीक है, वो सब देवों को अमृत पिला रही थी। तो राहु ने अपना भेष बदल लिया था, चंद्रमा को बंदी बनाकर चंद्रमा का रूप बदला उसने और अमृत पी लिया उसने। चंद्रमा को बंदी बनाया था? हाँ, यही कहते हैं। चंद्रमा और सूरज नहीं बताया कि नहीं, चंद्रमा को बंदी बनाया था। जब सूर्य ग्रह ने देखा चंद्रमा को कि चंद्रमा बंदी बना हुआ है, तब दोनों ने कहा, पॉइंट आउट किया, ये तो राहु है, स्वरभानु है। हाँ, तो मोहिनी ने उसका सिर काटा। अब अमृत तो पी लिया, मरेगा तो नहीं, पी तो लिया ही, तो आधा बन गया राहु, नीचे का पार्ट बन गया केतु। अब आप इस चीज को ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे। हमने राहु की बात करी तो राहु का जो ऊपर का पार्ट है, ठीक है, अब नीचे का पेट तो है ही नहीं उसका, अब जितना खाएगा पेट तो भरेगा नहीं, तो राहु वालों का कभी पेट नहीं भरता, ठीक है। इन लोगों की डिजायर बहुत होती है, राहु ऊपर का पार्ट है, तो ये लोग जीनियस होते हैं। जितने भी 4 नंबर वाले लोग बहुत जीनियस, मार्केटिंग में अच्छे होते हैं, बोलने में अच्छे होते हैं, और कम्युनिकेशन में भी अच्छे हो गए। और मार्केटिंग में क्या होता है, अल्टीमेटली हम झूठ ही दिखा रहे हैं, ठीक है। जो भी चीज मार्केटिंग में चल रही है, आप माजा उठा के देख लो, माजा में दिखाते हैं रियल आम है, देखो वो इंग्रेडिएंट में 5% 2% आम है, ठीक है, झूठ चल रहा है, ठीक है। तो 4 नंबर वाले मार्केटिंग में अच्छे हो गए, और हमने और क्या क्या, जीनियस हो गए, ठीक है। और 4 नंबर वाले लोग जो भी एक बार पकड़, अब अमृत से भी जोड़ लो, ठीक है। 4 नंबर वाले झूठ से कहीं ना कहीं देवों में बैठ लेते हैं, यानी बड़े लोगों में बैठ लेते हैं। अच्छे लोग आपको 4 नंबर वाले दिखेंगे, जो लोग अच्छी पदवी पे बैठे हैं, पोजीशन पे बैठे हैं, ठीक है। 4 नंबर की स्टोरी से आप समझ गए होंगे ये सब बातें। 4 नंबर वाले लोग ट्रेवलिंग में अच्छे होते हैं। ये लोग एक जगह टिक के बैठ नहीं पाते, फॉरेन ट्रेवल करते हैं 4 नंबर, जिसका डेस्टिनी में हो या नॉर्मल 4 हो, फॉरेन ट्रेवल मैंने बहुत सारे में देखा है। और 4 नंबर वाले लोग अनएथिकल भी होते हैं। 4 नंबर वाले लोग कुछ अजीब अजीब चीज़ें खाना पसंद करते हैं, चाहे वो नॉन वेज हो गया, या नॉन वेज में भी ऐसी चीज़ें जो हम नॉर्मली देख नहीं सकते, ठीक है, ऐसी चीज़ें खाना पसंद करते हैं। 4 नंबर वाले लोगों का रिलेशनशिप में प्रॉब्लम रहती है, ब्रेकअप वगैरह 4 नंबर वालों के अंदर ज़्यादा देखा गया है, ठीक है। 4 नंबर की 1-2 क्वालिटीज़ और अच्छी हैं। एक तो एक जगह टिक कर नहीं बैठते, इधर उधर भागते रहते हैं, जीनियस हो गए, ये सब हमने बता दिया, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे 5 नंबर की बात करते हैं, ठीक है। 5 नंबर होता है, 5 नंबर के बारे में थोड़ा बात, जिसका जन्म 5 तारीख का हुआ, 14 तारीख का हुआ, 23 तारीख का हुआ, ये सारे लोग 5 नंबर से गवर्न होते हैं। 5 नंबर होता है बुध ग्रह का, बुद्धि का, ठीक है। ऐसे लोग बुद्धिमान होते हैं, ऐसे लोग कैलकुलेशन में बहुत अच्छे होते हैं। कहीं ना जितने भी 5 नंबर वाले लोग देख रहे होंगे, ये सारे लोग कहीं ना कहीं कैलकुलेट कर रहे होंगे कि इसके वीडियो पे इतने व्यूज आएंगे, ये इतना पैसा कमाएगा, अब ये इतना कंसल्टेशन का फीस लेते होंगे, मतलब इनके दिमाग में कैलकुलेशन ही चलती रहती है। इवन 5 नंबर वाले लोग
अपने पास कहीं ना कहीं डायरी मेंटेन करते होंगे और कहीं ना कहीं हिसाब लिखते होंगे। 5 नंबर वाले लोग, जब मैं पढ़ता था तो हमारे टीचर ने बोला था कि 5 नंबर वाले लोग के लिए पैसा ही भगवान है, ठीक है, यानी पैसा बहुत करते हैं, बिजनेस माइंडेड होते हैं। 5 नंबर जिसके डेट ऑफ बर्थ में आ गया तो समझो उसके पास पैसे की कमी तो कभी नहीं, जिम में कैश हमेशा रहेगा। अब डिपेंड करेगा उसकी स्थिति कैसी है। अगर वो ऐसे बैकग्राउंड से आता है, गांव से आता है, या तो कहीं ना कहीं तो पैसा की तरफ भागेगा, बिजनेस की तरफ भागेगा, पैसा कमा लेगा। वो ये मूलांक पे बात कर रहे हैं ना, या डेट ऑफ बर्थ में भी 5 कहीं आता है तो भी ये इम्प्लीमेंट होती है? हाँ, वो भी बात कर रहे हैं। अच्छा। मैंने बात करी यहाँ पर मूलांक की और भाग्यांक की। ओके, ठीक है, भाग्यांक अगर नहीं समझ में आ रहा किसी को तो मैंने इंग्लिश वर्जन बता। हाँ, डेस्टिनी नंबर। ओके, मैंने एक डिटेल में पॉडकास्ट किया था साहिल खन्ना के साथ, तो वहां पर मैंने पूरा डिटेल में बताया हुआ है न्यूमरोलॉजी के बारे में। न्यूमरोलॉजी में दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, कॉम्बिनेशंस, राजयोग सब निकलते हैं, वो सब मैंने उसमें बताया। ठीक है, अभी यहाँ पर हम सिंपल बात कर लेते हैं। भाग्यांक होता है आपका जो डेट है, आपका जो मंथ है और आपका जो ईयर है, उसको टोटल कर लिया। जो नंबर आया उसको भी हमने टोटल किया, सिंगल डिजिट पे लेके आना है। ठीक है, क्योंकि सिंगल बेस्ड सिस्टम है न्यूमरोलॉजी में। सिंगल लेके जो नंबर आया वो आपका भाग्यांक हुआ। ठीक है, मूलांक हो गया जो आपका डेट है उसका टोटल। ठीक है, मूलांक, भाग्यांक, इंग्लिश में मूलांक को कहते हैं साइकिक नंबर और भाग्यांक को कहते हैं इंग्लिश में डेस्टिनी नंबर। ठीक है, क्लियर हो गया। अभी हम बात कर रहे थे 5 नंबर आपके डेट ऑफ बर्थ में, चाहे मूलांक से हो चाहे भाग्यांक से। ठीक है, तो हमने ये भी बता दिया, इसको भी इजी कर दिया हमने कि जिसका मूलांक, जिसका जन्म 5 तारीख, 14 तारीख, 23 तारीख का, ऐसे लोग दिमाग में उनका कैलकुलेशन चलता रहता है, बिजनेस माइंडेड होते हैं, बिजनेस करते हैं और उनको नंबर्स समझ में आते हैं। बिजनेस के नंबर्स, मार्केटिंग के नंबर्स, ये सब उनको अच्छे से समझ में आते हैं। ठीक है, 5 नंबर की हमने ये बात करी। 5 नंबर वाले लोग बिजनेसमैन हो गए। 5 नंबर वाले लोग कभी कभी बोलने में हार्श होते हैं, सीधा बोलते हैं, ट्रुथ बोलते हैं, चाहे सामने वाले को बुरा लगे अच्छा लगे। ठीक है, 5 नंबर की हमने ये बात कर ली। 6 नंबर की हमने पहले बात कर ली थी। अब 7 नंबर बात कर ली। 7 नंबर वाले लोग कौन कौन से हुए सबसे पहले बता दें। 7, 16 और 27, नहीं 25। हाँ। ये सारे लोग 7 नंबर, इन सब का टोटल 7 नंबर हुआ। 7 नंबर होता है केतु ग्रह का, 7 नंबर केतु ग्रह का, या फिर आपका डेस्टिनी 7 हो। अगर मैं केतु की बात कर रहा हूँ ना, यानी आपकी बात कर रहा हूँ, क्या जो भी पर्सन है उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब केतु, हमने राहु केतु की बात करी तो राहु ऊपर का पार्ट है, केतु नीचे का पार्ट है, केतु का सिर नहीं है। ठीक है, तो केतु वाले लोग कभी कभी इनडिसिसिव हो जाते हैं, डिसीजन नहीं ले पाते। ठीक है, केतु वाले लोग इंट्यूटिव होते हैं, इंट्यूशन पावर बहुत अच्छा होता है। अगर केतु वाले लोग अच्छे से मेडिटेशन करते हैं, कुछ पूजा पाठ में मन लगाते हैं, तो केतु वाले लोगों का इंट्यूशन बहुत हाई होता है, उनका जो कन्विक्शन होता है बहुत स्ट्रांग होता है। महेंद्र सिंह धोनी DRS सिस्टम, हाँ 7 नंबर उनका। तो मैंने टी शर्ट में 7, नंबर में भी 7, हर जगह 7 आता है। उनका डेट ऑफ बर्थ में 7 जुलाई, हाँ 7 जुलाई को, मंथ भी 7 है। ठीक है, अभी अब मैं, चलो आपने इसकी बात करी तो हम और पीछे चलते हैं। 5 नंबर की हमने बात करी थी। 5 नंबर को आप देखो, 5 नंबर का 14 तारीख का जन्म हुआ था मार्क ज़करबर्ग का। अच्छा, ठीक है, तो मार्क ज़करबर्ग कैलकुलेटिव आदमी है, बिजनेस माइंडेड है। उन्होंने तो अपने पार्टनर को भी धोखा दे दिया था, सब खरीद लिया उन्होंने। ठीक है, वापस आते हैं 7 नंबर पे। महेंद्र सिंह धोनी हो गया। महेंद्र सिंह धोनी का इंट्यूशन बहुत हाई बताते हैं। ठीक है, उन्होंने इंट्यूशन, उनका जिस तरीके का सेंस है प्लेयर्स को लगाना, ये सब उनका बहुत स्ट्रांग माना जाता है। ठीक है, 7 नंबर वाले लोगों का इंट्यूशन हो गया। 7 नंबर वाले लोग ओवरथिंकर होते हैं। 7 नंबर वाले डिटेक्टिव होते हैं। डिटेक्टिव इन द सेंस क्वेश्चन पे क्वेश्चन बोलना जानते हैं। ठीक है, 7 नंबर वाले लोग बाल की खाल उतारना जानते हैं। अब डेस्टिनी 7 हो गया। अब जैसे कि आपका भी 7 नंबर है तो आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे इन चीज़ों से। 7 नंबर वाले लोग ट्रैवलिंग पसंद करते हैं। 7 नंबर वाले, अब 4, इसमें भी 1-2 मैं बात बताऊँ, 4 नंबर और 7 नंबर। ठीक है, 4 नंबर वाले लोग हार्ड ट्रैवलिंग करना पसंद करते हैं, जैसे पहाड़ों पे चढ़ना, एडवेंचरस ट्रैकिंग करना। और
7 नंबर वाले लोग आराम से कैब करके चले गए ठीक है, आराम से, और मतलब उनको आराम चाहिए, ट्रैकिंग नहीं करना, उन्हें बैठे रहना, ट्रैवलिंग करेंगे, ठीक है, बिजनेस क्लास में ट्रैवलिंग करेंगे। तो ये 7 नंबर की क्वालिटी हो गई, ठीक है। आगे चलते हैं 8 नंबर पे, जिसका भी जन्म 8 तारीख, 17 तारीख या 26 तारीख का जन्म, ये सब 8 नंबर के द्वारा रूल किए जाते हैं। 8 नंबर होता है शनि का, चाहे डेस्टिनी में 8 आ जाए, चाहे मूलांक में 7 आ जाए, 8 आ जाए। तो 8 नंबर वाले लोग हार्ड वर्किंग होते हैं, बहुत मेहनती होते हैं। 8 नंबर वाले लोग, शनि का रूल है, शनि को आप पकड़ो, शनि सबसे स्लो प्लेनेट है, तो 8 नंबर वाले लोग पेशेंस वाले होते हैं, और पेशेंस सीखना पड़ेगा इनको। हार्ड वर्किंग के साथ साथ ये मेहनत के साथ मेहनत भी सीखना पड़ेगा इनको। 8 नंबर वालों की लाइफ में जनरली हार्ड वर्क चैलेंजेस आते हैं, ठीक है। 8 नंबर वाले लोग, 8 नंबर एक्सट्रीम का नंबर, या तो खुश होंगे, बहुत ज्यादा खुश होंगे, दुखी होंगे तो बहुत ज्यादा दुखी होंगे, 8 नंबर, ठीक है। 8 नंबर वाले वर्कहोलिक होते हैं, इनको काम करना है, चाहे वीकेंड आ जाए फिर भी काम करेंगे, रात में काम करेंगे, इनको काम करते रहना है। 8 नंबर वाले लोग रिलीजियस होते हैं। 8 नंबर वाले लोग किसी दूसरे का दुख नहीं देख पाते। अगर आपको किसी ने, या छोटे बच्चे को किसी ने बाइक से टक्कर मार के चला गया तो उसका पीछा कर लेंगे, उसको मार 8 नंबर वाले लोग दूसरे के लिए, हक के लिए लड़ना जानते हैं, न्याय के लिए भी देखते हैं 8 नंबर को, शनि न्याय के लिए, शनि न्याय के लिए भी देखते हैं। और 8 नंबर वाले लोग, क्योंकि 8 के बिना हम काम नहीं कर सकते, 8 नंबर जिसके पास मिसिंग है उसके पास हार्ड वर्क, पेशेंस की कमी और मेहनत की कमी, ये सब देखी गई है, ठीक है। तो हमने 8 की बात कर ली। अब आगे चलते हैं 9 नंबर, जिसका भी जन्म 9 तारीख, 18 तारीख या 27 तारीख का जन्म, या डेस्टिनी में 9 आ जाए, तो 9 नंबर वाले लोग होते हैं बॉडी बिल्डर, करेजियस, ठीक है। इनके पास साहस बहुत होता है, किसी से भी लड़ लेंगे, किसी के लिए भी लड़ लेंगे। 9 नंबर को हम लॉर्ड हनुमान से भी देखते हैं। ये सब प्लेनेट के एक एक लॉर्ड भी दिए गए हैं, वो भी हम बात करेंगे, ठीक है। अब बात ही कर लेते हैं, जैसे 9 नंबर और लॉर्ड हनुमान का हो गया। शनि के लिए हम देखते हैं लॉर्ड भैरव, ठीक है। जब अब देखो इनकी स्टोरीज है, ठीक है, हनुमान जी के बारे में, हनुमान चालीसा के बारे में आप पढ़ोगे तो आपको इनडायरेक्टली मंगल ग्रह के बारे में समझ में आ रहा है, ठीक है। अच्छा। सब मंगल के बारे में लिखा हुआ है स्टोरी के माध्यम से, ठीक है। अब 7 नंबर केतु ग्रह का है, ठीक है। 7 नंबर को हम जो मृत्यु के देव है यमराज, और उसके लिए हम देखते हैं केतु को। और बुध ग्रह को हम देखते हैं महाविष्णु भगवान से, ठीक है। और जुपिटर को हम देखते हैं, राहु बता दिया, जुपिटर को हम देखते हैं नरसिंह भगवान से, ठीक है। मतलब ये सारे भगवान की अगर आप ट्रेड्स अपने ऊपर लेके आओगे, अपनाओगे, इनकी स्टोरी पढ़ोगे तो आपकी लाइफ में थोड़ा सा स्टेबिलिटी आएगी, ठीक है। और हम चंद्रमा को हम देखते हैं लक्ष्मी जी से, ठीक है, पार्वती जी से, और शुक्र को हमने लक्ष्मी जी से देख लिया, और सन हो गए सूर्य देव, ठीक है। ये हमने बात कर ली। हम 9 नंबर की बात कर रहे थे, ठीक है। तो 9 नंबर के अंदर करेज है, और 9 नंबर वाले लोग क्रिएटिव बहुत होते हैं। 9 नंबर वाले लोग अपने काम के लिए बहुत पैशनेट होते हैं, ठीक है। 9 नंबर वाले लोग मंगल ग्रह के लिए है तो लड़ना भी जानते हैं, वॉयलेंस भी जानते हैं, और साथ में ओपन माइंड होते हैं, बोल्ड होते हैं। ये अगर उनके मन में कुछ है तो वो आपसे सीधे मुंह पे कह देंगे, ठीक है। 9 नंबर वाले लोग जिद्दी भी होते हैं, जिद्दी इन द सेंस कि जैसे कि भाई हैं, ठीक है, अगर इनको लगेगा कि ये एंगल अच्छा नहीं है तो वो नहीं है, चाहे आप कुछ भी कर लो, वो अपने ही चलाएंगे 9 नंबर वाले, ठीक है। तो हमने 9 नंबर की बात कर ली। तो ये है न्यूमरोलॉजी का सारे नंबर की बात करें, हमने काफी डिटेल में समझ लिया। सारे लोग ढूंढ ही रहे होंगे कि मेरा कहाँ पे सेट होता है। तो जैसे हमने डेस्टिनी नंबर की भी बात करी, उसमें आपने बताया कि जो डेट ऑफ बर्थ का टोटल जो होता है, हाँ, वो होता है। अब जैसे एक ज्यादातर अक्सर हस्तरेखाओं के बारे में भी बात होती है, हाँ, लोग हाथ दिखाना भी पसंद करते हैं, हाँ, उसको थोड़ा बताइए वो क्या होता है। देखो हस्तरेखा की अगर हम बात करें तो हाथ में नॉर्मली
ये रेखाएं हैं, ये हमारी फिंगर्स हैं, ठीक है। ये वाली फिंगर होती है जुपिटर की, गुरु ग्रह की, ठीक है। ये होती है शनि ग्रह की, ये सन की, ये मरकुरी की, ठीक है। तो इसको हम इससे कनेक्ट करके देखते हैं और डिटेल में हम देखेंगे। तो ये अगर आप देखोगे ये माउंट्स हैं, ठीक है, ये छोटे छोटे माउंट्स हैं, ठीक है। अब ये वाला जो माउंट है, जुपिटर की जो लाइन है, जुपिटर की जो नीचे वाला माउंट है, ये अगर उभरा हुआ हो तो ऐसे के लोगों के अंदर जुपिटर वाली क्वालिटी सबसे ज्यादा होती है, यानी विजडम बहुत होगा, पढ़ने लिखने का शौकीन होगा, धार्मिक होगा, स्पिरिचुअल होगा। अब ये शनि का माउंट है, ठीक है। बहुत सारे लोग जिम कर करके ये थोड़ा खराब कर लेते हैं, उनको ग्लव्स पहन के करना चाहिए, ठीक है। अब ये जो शनि का जो माउंट है, शनि हो गया हार्डवर्क का, मेहनत का। शनि सोच विचार का भी होता है, पेशेंस का होता है, ठीक है। और शनि का जो माउंट है नॉर्मली हर किसी के हाथ में दबा हुआ होना चाहिए। उभरा हुआ जिसका होगा वो टेंशन में होगा, डिप्रेशन में होगा, हार्डवर्क उसकी लाइफ में ज़्यादा होगा, ये दबा हुआ होना चाहिए। ये हो गया सन का माउंट, ये सन वाली लाइन है, ठीक है। तो सन वाली क्वालिटी सबसे ज़्यादा होंगी उसके अंदर। अगर ये अभी डिपेंड करेगा कितना है, स्ट्रांग है, कम है, ये तो सिंपल सब हर कोई कनेक्ट कर पा रहा होगा कि उभरा हुआ है, दबा हुआ है, पकड़ में आ रहा है तो हल्का सा है, सॉफ्ट है कि नहीं, ठीक है। कलर भी देखा जाता है इसमें, हम कलर भी देखते हैं, पिंक है, वाइट है, ठीक है। नॉर्मली आपने देखे होंगे हाथ में छोटे छोटे अगर स्पॉट किसके हाथ में बने हुए हो, ठीक है, तो इसका मतलब वो रात में सोया नहीं है, ढंग से सोया नहीं है, ठीक है। स्पॉट कम से कम होने चाहिए, इस पर एक हाथ की हेल्थ पता चलती है और उससे हमें बारे में बहुत कुछ आइडिया लग जाता है, ठीक है। और हमने हमने सन की बात कर ली, ये अगर उभरा हुआ हो तो ऐसा व्यक्ति फेमस होगा, नेम फेम होगा, ठीक है। सन वाली क्वालिटीज गवर्नमेंट से जुड़कर रहेगा, ठीक है। कहीं पॉलिटिक्स में भी जा सकते हैं, जितने भी पॉलिटिशियन होते हैं उनका ये वाला अमाउंट बड़ा होता है। छोटे तीसरी उंगली का, हाँ, तीसरी उंगली अगर नॉर्मल हो, इसको ऐसे थोड़ा ऐसे करके भी देखते हैं, अच्छा, हर तरीके हर एंगल से देखते हैं, ठीक है। और मैं अल्टीमेटली अगर बात बताऊं तो मैं पामिस्ट्री, न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी सबको कनेक्ट करके ही देखता हूँ। एक पर सब कुछ हर साइंस में, चाहे पामिस्ट्री, इसीलिए मैं आपसे बात भी कर रहा हूँ उस पे थोड़ा सा व्यू लेने का, हाँ, कि चाहे पामिस्ट्री हो गया, एस्ट्रोलॉजी हो गया, न्यूमरोलॉजी हो गया। तो हम बात कर रहे थे सन माउंट पर, ठीक है। सन माउंट जिसका स्ट्रांग हो तो सन वाली क्वालिटीज उसके अंदर होगी, कॉन्फिडेंस उसके अंदर बहुत होगा, लीडरशिप क्वालिटी होगी। ये हो गया मरकरी का माउंट, ये अगर उभरा हुआ हो तो बिजनेस माइंडेड होगा, बिजनेस और बुद्धिमान होगा, बोलने में अच्छा होगा, कम्युनिकेशन अच्छा होगा उसका, ठीक है। सब लोग देख रहे होंगे अपना अपना, ठीक है। अब ये कुछ लाइंस होती हैं। इसमें शादी की रेखा कौन सी होती है? हाँ, शादी की रेखा ये वाली है। कौन सी वाली? ये वाली जो एंड तक है। ये जो लाइन है, अब मैं सिंपल अगर आपको बता दूं आपकी शादी कब होगी, ठीक है। ये जो एरिया है यहाँ से ये वाली जो लाइन है, ये वाली जो है, हाँ, जैसे कि ये लाइन है, हाँ, ये शादी की लाइन बताती है, यानी आपका यहाँ पर बीच में है, हाँ, तो मोस्ट चांसेस आपकी कुंडली में शादी के बनेंगे 25 साल से लेकर 29 साल के बीच में आपकी शादी होनी चाहिए। ये एक प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। लेकिन इसको और डीप में जानने, ये तो हमने यहाँ से पकड़ लिया, अब मैं इसको मिक्स करके देखूंगा कुंडली में भी कनेक्ट करें, कुंडली में 100% इस बीच में आपकी शादी दिखेगी। अगर बहुत लोगों की लाइन होती है बहुत ऊपर, मैंने ये देखा है जब ऊपर होती है तो उसकी शादी होती है 35 साल की उम्र में, 32 साल की उम्र में, 40 पार कर जाता है उस उम्र में। अगर ये नीचे हो, ठीक है, तो जल्दी हो जाती है। और यहाँ पर मल्टीपल लाइनें हो तो बहुत शादी नहीं होंगी, तो मल्टीपल अफेयर हो सकते हैं, अच्छा, लव मैरिज हो सकती है, ये चांस बनेंगे उसके, मल्टीपल लाइनें हो। और इसमें डेथ की रेखा, ठीक है, कहते हैं मृत्यु की रेखा भी होती है। देखो बहुत लोग कहते हैं कि ये लाइन आयु की है। कौन सी है? ये वाली लाइन, ये जो इधर से गई है, हाँ, ये वाली लाइन आयु की है। ओके। अगर ये यहाँ पर आके रुक जाए तो डेथ जल्दी हो जाएगी। बट अच्छा, मैंने पर्सनली देखा है ऐसा नहीं होता। इसको कुंडली से कनेक्ट करके ही देखना पड़ता है, ठीक है। पामिस्ट्री में हम साल तक पहुंच सकते हैं कि ये साल आपकी शादी होगी एग्जैक्ट, हाँ, लेकिन किस महीने में होगी, किस समय पर होगी, वो कुंडली से पता चलता है, ओके, ठीक है। पामिस्ट्री में बहुत सारी बातें, कोई यहाँ से शुरू करता है, कोई यहाँ से शुरू करता है, बहुत सारी यहाँ पर भ्रांतियां हैं, मिथ्स हैं। एक्यूरेट वगैरह हमें पता चलता है। ये बदलती है समय के अकॉर्डिंग?
समय के हिसाब से बदलती हैं, बट मैंने तो बदलते देखा नहीं अभी तक। अच्छा, फिक्स होती है मतलब बचपन से मरने तक? हाँ, बचपन से मरने तक फिक्स रहती है लाइन्स। ऐसे ये लाइन है ना बहुत फेमस, आपने सुनी होगी कि हर व्यक्ति अपनी किस्मत अपने हाथ में लिखवा के लाता है। हाँ हाँ हाँ, ऐसा मतलब लाइंस में लिखी ये होती है? एक कहावत है, ये मुहावरा है, ठीक है। हर हाथ में लिखा के आता है, ऐसे तो कुंडली में भी लिखी हुई है, ठीक है। बहुत लोग कहते हैं जिसके हाथ नहीं है उसकी किस्मत नहीं है। हाँ। ऐसा हाथ, ये तो टूल है, हम प्रेडिक्शन दे रहे हैं। डेट ऑफ बर्थ एक टूल है, कुंडली एक टूल है, वास्तु एक टूल है, पामिश्री एक टूल है। ये टूल नहीं है तो 3 टूल और है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है आपका लक नहीं है, हाथ नहीं है तो, ठीक है। तो ज्यादा विश्वास ना करें आज की रेखाओं पर। देखो हस्तरेखा के बहुत सारे एक्सपर्ट हैं। हस्तरेखा में मैंने इतना डिटेल में कभी मैं गया नहीं हूँ, क्योंकि मुझे एक्यूरेसी और मेरे को ज्यादा एंजॉय होता है एस्ट्रोलॉजी कुंडली में, तो उसको मैं ज्यादा स्टडी करता हूँ, ठीक है। बट यहाँ से एक हेल्प मिल जाता है। अल्टीमेटली मैं कुंडली को ही देखता हूँ और न्यूमरोलॉजी को देखता हूँ। मैंने ऐसा भी सुना है कि हर किसी को अपना हाथ नहीं दिखाना चाहिए, ऐसा कहते हैं। देखो यहाँ पर हाथ क्यों नहीं दिखाना चाहिए, पूरे वर्ल्ड में 99% एस्ट्रोलॉजर है। जितने भी एस्ट्रोलॉजर हैं उसमें से 99% अपने आप को कहते हैं कि मैं एस्ट्रोलॉजर हूं, लेकिन वो है नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर आपने हाथ दिखाया किसी को भी, उसने कहा कि तेरी तो हेल्थ में परेशानी होगी, ठीक है। अब वो डर जाएगा, लेकिन साथ में तेरे को ये उपाय कराना पड़ेगा और इसकी फीस है 51,000। तो ये जो चल रहा है ये बहुत गलत है। एस्ट्रोलॉजी के नाम पे अंधविश्वास है काफी ज्यादा। हाँ, अब चाहे उसकी हो या ना हो, हेल्थ खराब हो या ना हो, उसने तो कह दिया और उपाय दे दिया। अब जिसने दिखाया हाथ, उसको भी पता है कुछ नहीं होगा, लेकिन उसके मन में वहम आ गया, डर आ गया। बाई चांस हो गया तो वो कहेगा पूजा करा लेता, 50,000 की आई है, ठीक है। लेकिन ये बस तो कैसे बचना चाहिए ये अंधविश्वास से? बचना कैसे चाहिए? आप लाइफ पूछो, अपने पास्ट के बारे में पूछो कि पास्ट के बारे में, आगे फ्यूचर के बारे में बता, पहले कब हुआ मेरे साथ, तब तो पता चलेगा। टेस्ट करो थोड़ा। लोग कहते हैं टेस्ट मत करो, क्यों नहीं करो? सबको, आप डॉक्टर को टेस्ट करते हो, हर किसी को टेस्ट करते हो, एस्ट्रोलॉजर को भी टेस्ट करो। पास्ट के बारे में पूछो, अपने बारे में पूछो। अगर पास्ट का अपने बारे में आज का सही बता रहा है तो फ्यूचर का ठीक बताएगा। हम भी एक लाइव टेस्ट कर लेते हैं। हाँ, देखते हैं क्या निकलता है। आपको एक पेपर चाहिए होगा? हाँ, पेपर चाहिए होगा। एक पेन भी है ना? हाँ। एक पेपर पेन मंगवा दीजिए भाई। डेट ऑफ बर्थ ले हम किसी की? हाँ, किसी की डेट ऑफ बर्थ लेते हैं। बता दीजिए भाई, डेट ऑफ बर्थ बता दो। आप बता रहे? चलो बताओ अपना डेट ऑफ बर्थ। 18/12/1999। 18/12/1999। ठीक है। आप कैसे दिखाओगे? आ रहा है कि मास्टर शॉट में तो आ रहा होगा ना? तुम कैलकुलेशन पार्ट तो आ ही रहा ऊपर से क्लोजअप ले लो। मैं यहाँ से इसका नाम इसको बनाना सीखना है, हाँ। उस वाले से सीखेंगे। मैं यहाँ से हाँ बट वो तो हम, ये आप कर लो, ये तो हम दिखाएंगे नहीं ना प्रोसेस। ठीक है ना, मैं दिखा देता हूँ। ये इनका डेट ऑफ बर्थ मैंने लिया है 18/12/1999। इसमें दिखाइए आप, ये कैमरा। ठीक है, ये मैंने बनाया है, ठीक है। और इसका फोटो लेकर एक बार साइड में लगा देंगे, लगा भी देना, ठीक है। ठीक है। तो ये मैंने आपका डेट ऑफ बर्थ लिया है। और आपके डेट ऑफ बर्थ में, अब हमने यहाँ पर बात करा मूलांक पे और भाग्यांक पे अभी तक, ठीक है। जैसे कि आपका मूलांक है, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, एम है आपका 9 और भाग्यांक है आपका 4, डेस्टिनी नंबर, ठीक है। अब सिर्फ इसी पर ही डिपेंड नहीं करेगा आपकी प्रेडिक्शन, बाकी और नंबर भी बता रहे हैं बहुत कुछ, ठीक है। ठीक है। आपकी डेट ऑफ बर्थ में 8 भी है, 1 भी है, 9 भी है। आपके पास 1 नंबर जो है ना वो वीक है, ठीक है। मैं अब सिंपल आपको प्रेडिक्शन दूं
तो वन आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, लेकिन करेज बहुत है। लड़ने पहुंच जाओगे लेकिन थोड़ा सोचोगे नहीं, ठीक है। कॉन्फिडेंस की थोड़ी कमी है आपके अंदर। इमोशनल आप बहुत हैं, आप हार्ड वर्किंग हैं, मेहनती हैं, और आपके अंदर दूसरे का दुख नहीं देख पाएगा, ये भी आपके अंदर है। फोन नंबर आप जीनियस भी हैं, ठीक है। 284 ये तीनों नंबर आते हैं, यानी ऐसे लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, चाहे सामने वाले को बुरा लगे सही लगे बोल दोगे आप, सीधा बोलते हैं, सच बोलते हैं। अब आपके पास 1999 है, 1199 है। ऐसे लोग कभी कभी एंजाइटी में फंस जाते हैं, फ्यूचर का सोचना विचार करना। अब यहाँ पर अभी रेमेडी जो है उसकी बात अलग करेंगे कि कैसे बढ़ाएं कैसे करें। सन आपका वीक है, मंगल आपका स्ट्रॉन्ग, ठीक है। मंगल वाले जितने ट्रेड्स हमने बताए वो सब आपके पास होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर जो हम कॉम्बिनेशन की बात कर रहे थे 284 ये तीनों नंबर आपके पास आ गए। मैंने ज्यादातर कॉमेडियन में देखे हैं, सीधा बोलते हैं, सच बोलते हैं, हंसी मजाक वाले होते हैं 284, ठीक है। और यहाँ पर हमने 1 और 8 की बात करी, ये भी एक कॉम्बिनेशन है। 18 वाले लोगों की हंसी मजाक लोग बहुत उड़ाते हैं, यानी सिंपल ये एक इंसल्ट का योग है, चाहे अपनी बेइज्जती कराएंगे लेकिन फिर भी बहुत ग्रो करते हैं अपनी लाइफ में 18 वाले लोग, ठीक है। अब यहाँ पर ये नंबर की हमने बात कर ली। हर नंबर का एक दशाएं भी होती है, दशा, ठीक है। ये एक टेक्निकल पार्ट है, इसको हम डिटेल में अपने एक पॉडकास्ट किया हुआ है, आप उसमें देख सकते हो, ठीक है। ये जनरल इसकी प्रेडिक्शन है, ठीक है। आप चाहो तो और भी ले सकते हैं, एक और ले लीजिए, एक और ले लेते हैं, इनका ले लीजिए। हाँ बता दो आप। 29 03 2004। अब देखो ये हमने इनका लिया है, ठीक है। आपका नाम कुमकुम जी का लिया है हमने, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। ये भी आप दिखा देना यहाँ पर। अब इनका डेस्टिनी नंबर भी 2 है और इनका मूलांक भी 2 है। 2 नंबर 3 बार आ गए, ठीक है। सिंपल मैं आपको इनकी प्रेडिक्शन दूं तो ये बहुत इमोशनल होंगे, बहुत केयरिंग होंगे, बहुत 2 नंबर वाले लोग बहुत लॉयल भी होते हैं, अटेंशन सीकर होते हैं। इनकी बात कोई सुन ले, ये बस कहना चाहते हैं, बोलना नहीं, सुन लो इनकी बात। इनको अटेंशन चाहिए। 10 लोगों में अगर अटेंशन नहीं मिल रहा तो इनको मजा नहीं आएगा, ठीक है। 4 नंबर इनके पास भी है, ठीक है। आपके 4 इनके 4 में डिफरेंस है, ठीक है। 4 नंबर है तो ये भी जीनियस, 4 नंबर वाले जीनियस होते हैं, ट्रैवलिंग करना पसंद होता है, ठीक है। और 9 भी है। 9 और 4 वाले लोगों को हेल्थ पर काम करना चाहिए, हेल्थ पे कोई ना कोई इशू रहता है इनको बचपन से ही, ठीक है। 3 नंबर भी आता है इनके पास। 3 नंबर वाले लोग नॉलेजेबल होते हैं और कम्युनिकेशन में अच्छे होते हैं, ठीक है। पढ़ने लिखने का शौक होता है, ठीक है। बाकी और नंबर तो इनके पास आने रहे। और जनरल देखो, न्यूमरोलॉजी में हम जो बात कर रहे हैं, प्रेडिक्शन दे रहे हैं, न्यूमरोलॉजी क्या है? ये हमारा ब्रेन में नंबर छपा हुआ है, कौन सी चीज़ें ज़्यादा प्रोमिनेंट है। इनके पास 1 नंबर नहीं है, तो 1 नंबर नहीं है तो अब देखो 9 भी है 3 भी, यानी कॉन्फिडेंस है इनके अंदर, बोल लेंगे, ठीक है। अब इनके पास करेज है, कॉन्फिडेंस थोड़ा सा कम है, ठीक है। यहाँ पर जो हम नंबर कॉन्फिडेंस के लिए देखते हैं, 3 नंबर भी कॉन्फिडेंस का होता है, 1 भी होता है, 9 भी होता है। अगर मैं और डिटेल में जाऊं तो 3, 1, 9 ये 3 नंबर हम मेल नंबर से जोड़ते हैं। एस्ट्रोलॉजी में मेल नंबर बताए गए हैं, तो यानी इनके पास मेल नंबर है, फीमेल नंबर भी है, यानी लाइफ में ये बैलेंस तो है, ठीक है। अब ये तो टेक्निकल बात हो गई, 1 नंबर है। 5 नंबर इनके पास नहीं है, 7 नहीं है, 6 नहीं है, तो यानी ऐसे लोग 6, 7, 5 होता है आलस का नंबर, लग्जरी का नंबर, ठीक है। यानी ऐसे लोग आलसी नहीं होते, मेहनती होते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा ये हम कुंडली को देख के बताएंगे कि ये कितना इफेक्ट करेगा, कितना नहीं करेगा, कि इनके बाद लग्जरी होगी या नहीं होगी, पैसा होगा नहीं होगा, ये हम कुंडली से और डिटेल में देखेंगे। ये जनरल आपका बिहेवियर के बारे में पता चल रहा है, ठीक है। 8 नंबर भी थोड़ा कम है इनका, ठीक है। 8 नंबर वाले लोग हार्ड वर्किंग होते हैं, ठीक है। थोड़ा सा हार्ड वर्किंग में थोड़ा सा कम है, ये भी नंबर नहीं है, बीच के नंबर थोड़े कम है इनके अंदर,
ये मैं क्या मानता हूँ, जितना मेरे को लगता है जितने नंबर कम हो उतना अच्छा है। ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हमारा माइंड सेट होना नहीं चाहिए। ठीक है, आगे की कंसल्टेशन के लिए सर से पर्सनली बातचीत करें, इतना काफी था। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये बताने के लिए। आपने लाइव हमने 2 लोगों का बताया, उसमें हमने देखा कि किस तरीके से एक इंसान नॉर्मल बिहेवियर के बारे में जानता है। आजकल बहुत सारे लोग हैं जिसको देखो वो एस्ट्रोलॉजर बन रहा है इंस्टाग्राम पे, चाहे कोई किसी को कुछ भी प्रेडिक्ट कर देता है और बता भी देते हैं, है ना। तो आपको क्या लगता है, मतलब ऐसे कोई भी बता सकता है या ऐसे लोगों को कुछ देखो कहेंगे? मैं बताता हूँ, आजकल लोग एस्ट्रोलॉजर नहीं बन रहे। अच्छा, आजकल लोग उपायाचार्य बन रहे हैं। अच्छा, कि उपाय 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 बताए जा रहे हैं। कोई कह रहा है कि ये उपाय कर लो आपका पैसा आएगा। आजकल रिसेंटली मेरे पास स्क्रॉल में आ गया था कि बैठे बैठे कॉन्वालेक्सा बोलो। अब कॉन्वालेक्सा बोलने से पैसा आ रहा है। मैं तो खूब कॉन्वालेक्सा बोल रहा हूँ, मेरे पास तो नहीं आ रहा। ये बैठे बैठे ये सब चीजें बोलने से पैसा नहीं आएगा, आपके हार्डवर्क से ही आएगा। अल्टीमेटली उपाय और एस्ट्रोलॉजी आपस में बहुत डिफरेंट है। 4 तरीके के लोग होते हैं, एक एस्ट्रोलॉजर, एक पंडित, एक कथावाचक, एक हो गया तांत्रिक। चारों में बहुत फर्क है। ठीक है, एस्ट्रोलॉजर के पास हम जब जाते हैं तो हमें अपने बारे में पूछना है, अपने फ्यूचर के बारे में पूछना है, ना कि उपाय के बारे में। ठीक है, उपाय वगैरह काम करते हैं, लेकिन उपाय में हमें सब डिटेल में जाना पड़ता है। मैं जब भी उपाय देता हूँ तो मैं हैबिट ठीक करता हूँ। मान लो फॉर एग्जांपल आपके डेट अभी हमने बात किया था 5 नंबर नहीं है, तो 5 नंबर मिस्टेक 5 नंबर की मैं रेमेडी दूंगा। ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में कुछ 5 नंबर वाली चीजें करो, बुद्ध वाली चीजें करो। बुद्ध कैलकुलेशन का है तो सुडोकू खेलना शुरू कर दो। ठीक है, 5 नंबर वाली एक्टिविटी शुरू कर दो। मैथमेटिक्स में थोड़ा इंटरेस्ट ले आओ। ठीक है, तो 5 नंबर अपने आप एक्टिवेट हो, नंबर्स में दिमाग चलने लगेगा। ठीक है, 2 नंबर नहीं है तो 2 वाले जैसे हो जाओ, इमोशनल लोगों से इमोशनल हो जाओ, इमोशनली कनेक्ट हो जाओ। तो ये जनरल हैबिट रेमेडी है। और हम जेमस्टोन की बात करते हैं, कलर थेरेपी की बात करते हैं, हम बैलेंस चीज़ें बैलेंस की बातें करते हैं। ठीक है, आपके घर में किस तरीके से आप सजाते हो, किस तरीके से ब्यूटी रखते हो, उसकी बातें करते हैं। ठीक है, मंत्र चैंटिंग, शास्त्रों में मंत्र चैंटिंग ही उपाय बताया है और सब उपाय तो हमने बना लिए हैं। ठीक है, तो मैं बस इतना सा कहना चाहूंगा, एस्ट्रोलॉजी सीखो, उपाय मत सीखो। उपाय इसका एक बाई प्रोडक्ट है, रेमेडी बाई प्रोडक्ट है, अपने आप आएगा। एस्ट्रोलॉजी सीखो, एस्ट्रोलॉजी को आगे बढ़ाओ। और मुझे क्या लगता है आने वाले समय में एस्ट्रोलॉजी बहुत आगे जाएगा। लेकिन उपाय वाले जितने लोग हैं उसका मैं कुछ नहीं कह सकता। उपाय कहाँ तक जाएगा, लोग उपाय की वाली चीजें क्यों चल रही हैं आगे, क्योंकि लोगों को बैठे बैठाए चाहिए। अच्छा, एक हमारा इंटरेस्टिंग टॉपिक रह गया बीच में, शनि की 7.5 पे हम बात कर रहे थे, उसके बारे में भी थोड़ा बता दें। हाँ, देखो शनि की 7.5 कैसे चलती है। 7.5 का मतलब हो गया 7.5 साल। ओके, ठीक है, एक ज़ोडिएक साइन में शनि का जो प्रभाव है, जैसे कि शनि मैं हूं, मैं यहाँ पे बैठा हूँ, तो मेरा प्रभाव इधर भी जाएगा, मेरा प्रभाव इधर भी जाएगा, और जिधर बैठा हूँ इधर भी जाएगा। तो शनि को ऐसे जोड़ के देखते हैं। ठीक है, तो शनि एक ज़ोडिएक साइन में 2.5 ईयर रहता है। ओके, ठीक है, आपने 29 और 30 साल बताए थे, 29-30 साल पूरे राउंड लगा लेता हूँ। 29-30 साल को आप 12 से डिवाइड करोगे तो 2.5 अप्रोक्स आता है। ठीक है, तो 2.5 ईयर एक ज़ोडिएक साइन में रहता है। फॉर एग्जांपल मैंने ये बात करी, मान लो ज़ोडिएक शनि अभी करेंटली, आप आज की कुंडली खोलो, सॉफ्टवेयर में जाओ, आज की तारीख की कुंडली खोलोगे तो शनि आज की तारीख में कुंभ राशि में ट्रांजिट कर रहा है अभी। ठीक है, कुंभ यानी एक्वेरियस राशि में बैठा है। तो आज के समय पे 7.5 किसकी चल रही है? कुंभ वाली नहीं, कुंभ आज के समय में 7.5 चल रही है जिसकी राशि कैप्रिकॉर्न है, मकर है, जिसकी कुंभ राशि मकर है, कुंभ है या मीन है। अच्छा, इन 3 लोगों की राशि की 7.5 चल रही है तभी। हाँ, अब 7.5 क्या कराता है? 7.5 रियलिटी चेक कराता है। 7.5 कहाँ से बना?
सूर्य 7.5 साल का ड्यूरेशन रहता है। 7.5 का ड्यूरेशन रहता है, 7.5 साल तक रहता है कि शनि जब यहाँ पे आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया। शनि का प्रभाव मैंने क्या बोला, अपने से एक घर पहले एक घर बाद तक रहता है। मैं अगर शनि हूँ, मैं जब तक वहां नहीं जाऊंगा तब तक ये प्रभाव खत्म नहीं होगा। मैं अगर इधर भी बैठ जाऊं तब भी यहाँ पर प्रभाव रहेगा मेरा। तो 7.5 साल ऐसे जोड़ के देखा गया। इसके पीछे भी स्टोरी है, 7.5 ही कहाँ से आई, क्यों आई, ठीक है। तो चंद्रमा एक ऐसा प्लैनेट है जिसका माइंड फ्लेक्सिबल है, इधर उधर जाता रहता है, ठीक है। चंद्रमा ने सूर्य ग्रह की बेटी यमी उसने गलत व्यवहार करने की कोशिश करी थी, ठीक है। तो शनि न्याय का देवता है, तो शनि ने चंद्रमा को सबक सिखाने के लिए अपने ऊपर 7.5 साल तक दृष्टि डाली थी, ठीक है। तो चंद्रमा के ऊपर ही 7.5 लगती है, कोई और प्लेनेट के ऊपर नहीं लगती। जो मैंने राशि की बात करी ना, तो मून जिधर बैठा है उसके 12th हाउस मून के ऊपर और उससे 2nd हाउस पे अगर शनि आता है तो वो 7.5 में आता है। उसका ज्यादा इम्पैक्ट ना, उसका ज्यादा इम्पैक्ट सिर्फ मन पर होता है, माइंडसेट पर होता है। और ना हो उसके लिए क्या कर सकते हैं? क्या ना हो ज्यादा इम्पैक्ट उसके लिए क्या कर सकते हैं? ना हो उसके लिए क्या कर सकते हैं, शनि वाले लोगों की हेल्प करना शुरू करो, ठीक है। शनि की पूजा करो। शनि के स्टोरी में बताया गया है, शनि का फ्रेंड है लॉर्ड हनुमान, उनकी पूजा आप करो, उनकी चालीसाएं पढ़ो। अब इसके बारे में अगर आप डीप में जाओगे, शनि की चालीसा के बारे में भी, हनुमान चालीसा के बारे में, हनुमान जी के बारे में लिखा हुआ है, हनुमान जी की तारीफें लिखी है। मैं अगर आपको खुश करना चाहूँ तो आपकी तारीफ करता रहूँ, आप खुश हो जाओगे। ऐसी भगवान या हर व्यक्ति अपनी तारीफ का भूखा है, ठीक है। हनुमान चालीसा जब हम पढ़ रहे हैं तो हनुमान भगवान की तारीफ करें, ठीक है। तो अल्टीमेटली इसका उपाय तो सिंपल, ये तो लॉजिक की बात हो गई, उपाय की बात करते हैं तो हनुमान चालीसा करो और नौकरों की सेवा करो। मेड अगर आपके घर में हो तो उनके लिए कुछ केयर करो, उनके लिए कुछ ना कुछ देते रहो, ठीक है। और जो लोग धीरे चलते हैं उनको लिफ्ट दे दो, उनका अगर वो कहीं रास्ते में जा रहे हैं तो उनका एक ऑटो करा दो, चाय पिला दो उनको, ठीक है। तो ये अल्टीमेटली उपाय मुझे लगता है। जिनकी मेडिसिन चल रही है आप उनको थोड़ा स्पॉन्सर कर दो, ठीक है। ये अल्टीमेटली इनका उपाय है 7.5 का बचने का। अब 7.5 अच्छी जाएगी, बुरी जाएगी, ये और डिटेल में कुंडली से पता चल जाता है। कुंडली का एक टेक्निकल पॉइंट है, मैं यहाँ पर एक छोटा सा नाम ले देता हूँ, बस डिटेल में नहीं जाएंगे, अगले पॉडकास्ट करेंगे। एक टेक्निकल वर्ड है अष्टक वर्ग। एक कुंडली का एक अष्टक वर्ग हम बनाते हैं जहां से पता चलता है कि आपकी 7.5 अच्छी जाएगी या बुरी जाएगी। ओके, बस ये है। हाँ, धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। Thank you. बहुत सारे मुद्दों पे बहुत लंबी बातचीत हुई है। आई होप लोग पसंद करेंगे इसको। और अपने दर्शकों से हम यही कहते हैं हर बार कि इतनी बातचीत करते हैं तो ज़रूरी नहीं कि हर बात आपको पसंद आएगी, मगर जो बात पसंद आई हो उसको अप्रिशिएट करें, उसको सराहें, हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें। और अगर कोई बात नहीं पसंद आई है, आपकी नाराज़गी है किसी बात से या सहमति नहीं है, तो आप अपनी नाराज़गी भी कमेंट बॉक्स में दर्ज कर सकते हैं, उसके बारे में भी बताएं, क्योंकि हमें वो भी एक्सेप्टेबल है, हम उसका भी स्वीकार करते हैं। क्योंकि आपसे सुनेंगे नहीं तो आगे बढ़ेंगे कैसे। और बाकी ऐसी बातचीत करने में, रिकॉर्ड करने में, आप तक पहुंचाने में बहुत मेहनत लगती है। तो वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जो इस तरीके की बातों में इंटरेस्ट रखते हैं, जानना चाहते हैं, दिलचस्पी है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगले वीडियो तक जुड़े रहिए। धन्यवाद।